क्या तुम यहाँ पर जुन जीली और लू चैंगशेंग उन दोनों से फाइट करने के बारे में सोच रहे हो? लगता है कि तुम्हें कल की फाइट के बारे में सोचना चाहिए। कल तुम्हारी फाइट मीजिन के साथ होने वाली है। शुई मीजिन बहुत ही पावरफुल है, जो मेंटल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसके सामने टिक पाओगे। तुम्हें अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी तुम उसके सामने टिक सकते हो। जुनजी से कहता है मेरी उसके साथ फाइट काफी ज्यादा टफ होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस फाइट को भी जीत सकता हूँ। इसके साथ ही ब्रोदर लैंगचुआन वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद माया जुनजी के हाथ में वो चारों पिल्स होती है। वो कहता है ब्रोदर लैंगचुआन ये वाकई में एक बहुत ही अच्छा इंसान है। हमें स्नो सोंगराम की रेजिडेंसी का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुनजी वापस आता है। जुनजी जब अपनी स्नो सोंगराम की रेजिडेंसी में वापस आता है तो ब्रोदर पोजन वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। वो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ब्रोदर जुन तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर लू लैंगचुआन को हरा दिया और उसको हराने के बाद अब तुम अगले राउंड में पहुंच चुके हो। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। पोजन उसे कहता है ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा रहेगा कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं जख्मी था, इसी वजह से मैं बेड रेस्ट पर था। वहाँ पर होता तो मैं तुम्हारे इस मैच को अपनी आंखों से देख पाता। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं, क्या तुम ठीक हो? जुनजी से कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हो, परेशान मत हो, सारी इंजरीज हेल हो चुकी है। मास्टर हुरुली भी वहाँ पर आ जाते हैं और माया जुनजी से कहते हैं बेटा जुन तुमने तो वाकई में हमारा नाम रोशन कर दिया। जैसे लो लेवल की गैलेक्सीज का नाम इस वक्त गॉड ड्राम में गूंज रहा है, यानी कि सॉन्ग स्नोराम और फायर गॉड ड्राम, क्योंकि तुमने वहाँ पर फायर फिनिक्स की पावर को यूज किया, जिसकी वजह सभी लोग हमें भी जानते हैं। मास्टर हुरुली साथ ही उसे कहते हैं लेकिन तुम्हारा अगला ओपोनेंट काफी ज्यादा चालाक है, वो मेंटल पावर को यूज कर सकता है और उसके साथ तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, वो तुम्हें इल्यूजन्स दिखा सकता है, इसी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कल के मैच में हार भी जाते हो तभी पूरी की पूरी गॉड ड्राम में तुम्हारा नाम सभी को पता चल चुका है। अगर तुम मैच को हार जाते हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम्हें वहाँ पर अपना बेस्ट देना है। जुनजी उनसे कहता है थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे बेस्ट विशेष देने के लिए। इसी के साथ ही हमारा पोर्शन अपने पास उसके पास जो फायर बीट होता है वो मैं जुनजी को देते हुए कहता है ब्रदर पूजन मुझे लगता है कि जो काला चक्रा बीट तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर फाइट तो नहीं करनी, तुम्हें फाइट करनी है, तुम इसको अपने पास रखो, इसको एब्जॉर्ब करो। मैं जुनजी उसके पास उसका काला चक्रा बीट लेते थे और उससे कहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो दोनों मास्टर और स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हुरुली से कहते हैं लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल के लिए हम लोग रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तुम जाओ, जाकर तुम भी रेस्ट करो, तुम्हारा कल का मैच काफी ज्यादा टफ होने वाला है। जबकि हमारा जुनजी वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। वो दोनों जब आगे की तरफ बढ़े होते हैं तो पोर्शन भी हमारे जुनजी से कह रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। इसी के साथ अपने मास्टर के साथ आगे की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए ब्रदर पोर्शन अपने मास्टर से कहता है मास्टर हुरुली मुझे एक बात तो बताएं। अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर हुरुली मुझे एक बात तो बताएं, सुना है कि जुनजी ने उस कंपटीशन में उस मैच के दौरान लैंगचुआन से फाइट करते हुए गोल्डन क्रो के फैंटम गार्ड को यूज किया था, क्या आपने उसे ब्लड लाइन की पावर दी है? तो उसके मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं नहीं, मैंने उसे गोल्डन क्रो की पावर्स नहीं दी। ये बात सुनने के बाद पोर्शन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। मास्टर हुरुली से कहते हैं उसके मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें याद है एक बार हमारी गोल्डन क्रो के स्पिरिट ने हमसे एक बात कही थी, उसने कहा था गॉड राम से अलग एक दूसरी दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसके पास उसकी गोल्डन क्रो की इनहेरिटेंस की पावर है। गोल्डन क्रो की इनहेरिटेंस की पावर पहले से किसी को दी जा चुकी है। लगता है कि जुनजी वही बंदा है। मुझे लगता है कि सॉन्ग स्नो राम से नहीं है बल्कि किसी और दुनिया से यहाँ पर आया जिसके पास पहले से गोल्डन क्रो की पावर थी। मैं याद है जब पहली बार हम लोग वहाँ पर मिले थे, जब तुमने उसके साथ फाइट की थी, जुनजी के साथ फाइट की थी, मास्टर ने बदले में हमसे मांगा था कि हमारे पास जितने भी गोल्डन क्रो के मैनुअल्स हैं वो सारे के सारे हम उसे दे दें। मुझे लगता है कि सॉन्ग स्नो राम की जो मास्टर थी वो सारे के सारे मैनुअल इस लड़के के लिए मांगे होंगे। उसे पता था कि इस लड़के के पास गोल्डन क्रो की पावर्स भी हैं, क्योंकि हमारे पास जो गोल्डन क्रो की स्पिरिट थी उसने अपनी सोल और ब्लड लाइन की पावर तुम्हें दे दी थी। इसका मतलब यह है कि उसके पास जो था वो तुम्हें दे दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास जो गोल्डन क्रो गार्ड था वो दूसरे किसी को भी अपनी सोल और इनहेरिटेंस की पावर नहीं दे सकता था। हुरुली भी वहाँ पर जुनजी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। पोर्शन वहीं पर अपना सर लटका कर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है। मुझे लगता है कि जुनजी ये सारी की सारी तारीफ को डिजर्व करता है। इस कंपटीशन में ये बात साबित कर दिया कि वो वाकई में सारी की सारी इज्जत और फेमसनेस के लायक है। यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे पास भी गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन की पावर थी। मैंने गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन की पावर और उसकी फायर को यूज करते हुए में गोल्डन क्रो की फायर का मजाक उड़वा दिया, क्योंकि जुन जीली से मैं जीत नहीं पाया अपनी फायर को यूज करने के बावजूद भी। मुझे अपने ब्रदर जुन के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर उसके लिए हैप्पी फील करना चाहिए। पिछले कई सालों से गोल्डन क्रो की फ्लेम्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन इस कंपटीशन में मैंने बहुत ही बुरी हार का सामना किया है। अभी भी मैं हमारे ब्रदर जुन से बहुत ज्यादा पीछे हूँ। गोल्डन क्रो की फ्लेम्स को यूज करने के मामले में वो मुझसे ज्यादा आगे है। इसका मतलब यह है कि वो मेरा भाई, यानी कि मैं उसका भाई बनने के लायक नहीं हूँ। कहता है सॉरी ब्रदर जुन, मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं बन सकता। नेक्स्ट सीन में फिर से अरीना का दिखाया जाता है। अगले दिन अरीना में हमारे जुनजी की फाइट होने वाली है। सभी लोग वहाँ पर जुनजी के नाम के नारे लगा रहे होते हैं और कहते हैं जुनजी जुनजी आ जाओ, तुम्हारी फाइट होने वाली है। जुनजी भी अरीना की तरफ जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ मीजिन होने वाली है। तो सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि ब्रदर जुनजी तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पर इस बैटल को जीत जाओ। सभी लोग यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी बैटल को देखने के लिए आए। हम देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे मिरेकल क्रिएट करते हो और इस लड़की से फाइट को कैसे जीतते हो जो कि फैंटेसी की पावर्स को यूज कर सकती है। वहाँ पर जो लड़कियां होती है वो हमारे जुनजी को देखकर कहती है जुन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी स्लेव फैमिली की लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्या तुम यहाँ पर इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद मुझसे शादी कर सकते हो? दूसरी से कह दिया क्या तुम मेरे साथ खेल सकती हो, मैं तुमसे खेलने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। लड़कियां होती है तीसरी भी से कह रही होती है तुम मेरे साथ आकर खेलो, जबकि हमारे जुनजुन की बात सुनने के बाद कहता है हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि मास्टर मोबिंग जान बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, इससे भी जहाँ मैच खेला मैच के ऊपर कंसंट्रेट करने दो, तुम सभी लोगों से डिस्टर्ब मत करो। इसी की बात हमारे जुनजी का हाथ पकड़ रही उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाती है जहाँ पर लोग नहीं होते, जबकि शुई जानजिन वहाँ पर सामने खड़ी होती है अपनी बड़ी बहन के साथ और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। कहती है तो एक बहुत बड़ी कोइंसिडेंस की बात है बिग ब्रदर जुनजी, तुम यहाँ पर फिर से मेरे साथ फाइट करने वाले हो। वो हमारे जुनजी से कहते हैं ब्रदर जुनजी कल जब तुमने ब्रदर लैंगचुआन से फाइट की थी तब तुमने बहुत कुछ ऐसा दिखाया था जो मुझे देखकर
बहुत ज्यादा हैरानी हुई और मैं तुम्हें वाकई में एडमायर कर रही हूँ। जुनची भी उसे कहता है थैंक यू, जबकि इसी के साथ ही वो उसे कहती है पहली बार मैं किसी को यहाँ पर एडमायर कर रही हूँ, जबकि उसकी बड़ी बहन काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है कि यहाँ पर इसकी तारीफ करके बल्कि मेरी कभी भी तारीफ नहीं की। तो मैं जुनची से कहती है तुम मेरी सिस्टर शुई मोजिन से पहले भी मिल चुके हो, लेकिन मैं तुमने मेरे ब्रदर से पहले कभी नहीं मिले होगे। जी मेरा 99 ब्रदर है। उस लड़की का नाम जिंग हैन होता है। तो वो मैं जुनची से कहता है ब्रदर जुनची, फादर का 99 सन हो और मैंने यहाँ पर आपकी फाइट को देखकर मैंने बहुत ज्यादा अमेज किया, क्योंकि आपकी फाइट बहुत ही हैरान करने वाली थी। मुझे भी यकीन हो गया कि लो लेवल का बंदा हाई लेवल के बंदे को हरा सकता है। शुई मोजिन उसकी बात सुनने के बाद अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर 99, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बिग ब्रदर के साथ कंपेयर कर सकते हो, वो भी खुद को। तो इस कॉम्बिनेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन तीसरे राउंड में तुम बाहर हो गए थे, तुम उससे आगे नहीं बढ़ पाए। लगता है कि तुम बिग ब्रदर के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसकी छोटी उंगली के भी बराबर कंपेयर कर सकते हो। तो उसका छोटा भाई बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तो मीशन जुनची से कहते हैं ब्रदर जुनची, मुझे लगता है कि आज तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आज का तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, आज तुम्हारी फाइट मेरे साथ होगी। जुनची से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा भी केयरफुल रहूंगा। इसी के साथ ही वो अपनी आंखों की पावर को रिलीज करते हुए कहती है, अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए कहती है मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हो कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे या नहीं। मैं ब्रदर लैंगचुआन की तरह तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ और बहुत ज्यादा सिंपल भी हूँ, ऊपर से बहुत ज्यादा यंग भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक भी होने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर साथ ही अपनी बहन को लेकर वहाँ साइड के ऊपर चली जाती है और मैं जुनची को बाय बोलती हूँ और कहती है अरीना में तुमसे मिलूंगी। तो पहली फाइट वहाँ पर जुन जिली की मैंग डॉन्जी के साथ होती है। तो पहली फाइट वहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि फाइट बड़ी जल्दी एंड हो जाती है। जुन जिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो अपने दूसरे ओपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा देती है। मास्टर चू ही कहते हैं तो पहली फाइट खत्म हो चुकी है, दूसरी फाइट का वक्त आ चुका है। तो मास्टर मोबिंगजन जुनची से कहती है मैं एक बात बता दूं कि तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कभी भी कि फैंटेसी टेक्निक के अंडर में मत आना, यानी कि उसके कंट्रोल में मत आना। जैसे वो अपनी टेक्निक को यूज करने लगे उससे पहले तुम्हें उसके ऊपर अटैक करना होगा, तुम्हें उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करना है। तो जुनची से कहता है ठीक है मास्टर, मैं तो आपकी बात को समझ गया, मैं पहले अटैक करूंगा। मास्टर मोबिंगजन से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पहले अटैक करना है और उस पहले मौके को ले लेना है, क्योंकि वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज ना कर पाए। जुनची कहता है ठीक है मास्टर हो जाएगा। इसके साथ ही वहाँ पर फाइट खत्म हो जाती है, जहाँ पर मैंग डॉन्जी बुरी तरह से हार जाता है। चू ही कहता है कि मैंग डॉन्जी बुरी तरह से हार चुका है, इसी वजह से अब हमारी इस बैटल कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकता, जबकि जुन जिली इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही वो शुई मिजिन और इसके साथ जुनची दोनों को वहाँ पर बुला लेते हैं कि दोनों यहाँ अरीना में आ जाओ। तो जुनची और मिजिन दोनों ही अरीना में आकर खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिजिन अपनी आंखों में पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं बता जुनची मैं यहाँ पर फिर से कह रही हूँ कि बी केयरफुल रहना। और वहाँ जुनची से कहता हाँ क्यों नहीं, बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो पहले उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर वाटर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी का बना एक डॉपलगैंगर होता है। इसी के साथ ही जुनची साइड के ऊपर अपनी पावर को यूज करते हुए क्रिस्टल्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वाकई में वहाँ पर होती है, उसके ऊपर अटैक हिट होता है, वहाँ पर अपीयर हो जाती है। तो शुई मिजिन भी उसे कहती है ब्रदर जुनची तुम तो वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाले हो, तुमने मेरे डॉपलगैंगर के ऊपर अटैक करने के बाद साथ ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तुमने मुझे बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया। तो जुनची से कहता है कि मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये होने वाली है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ब्रेन पावर को यूज करने से पहले तुम्हारे पर अटैक करूँ, ताकि तुम्हें ब्रेन पावर को यूज ही ना करने दूं। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मीनी बनने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इस मैच को जीतना है, मेरे पास मैच को जीतने की एक वजह है। इसी के साथ ही जुनची वहाँ पर अपनी तलवार निकाल लेता, सारी अपनी फायर पावर्स को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने स्टेज से बाहर फेंक सकती है। जुनची उसके ऊपर पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे कहता है मुझे माफ करना। स्ट्रेटेजी यहाँ पर यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मेंटल पावर यूज करने से पहले तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें हरा दूं। जैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे पर पहले अटैक करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें घबराना नहीं है। और साथ ही वो वहाँ पर जबरदस्त पावर्स को रिलीज करता है, अपनी तलवार को निकालकर बहुत सारी पावर्स को रिलीज करने के बाद सामने की तरफ तलवार को घुमाते हुए एक स्ट्राइक लगाता है। कहता है कि मैं तुम्हारे पर पहले अटैक करूंगा ताकि तुम अपनी पावर्स को यूज न कर पाओ। वो एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक करते हुए सामने अटैक करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तुम्हारी जुनची को लगता है कि उसने यहाँ पर मिजिन को हरा दिया। कहता है कि लो मिजिन को तो मैंने हरा दिया, लेकिन इसी के साथ उसके पाँव के नीचे जितनी ग्राउंड होती है वो सारे का सारा पानी बन जाता है। वो देखकर कहता लगता है उसने अपनी मेंटल पावर को यूज कर दिया। मिजिन से कहता है कि तुमने ऐसा कब किया, तुमने अपनी मेंटल पावर को कब यूज किया। तो इसी के साथ ही मिजिन उसके पीछे पहुंच जाती है अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए। उसे कहती है बात जब हम लोग अरीना में पहुंचे थे उसी वक्त मैंने अपनी मेंटल पावर को रिलीज कर दिया था। हमारा जुनची वहीं पर से पीछे की तरफ घूमते हुए अपनी तलवार के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक करता है, फिर सारी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो भी पानी से बना हुआ एक डॉपलगैंगर होता है। तो हमारा जुनची कहता है ये भी एक डॉपलगैंगर था, इसलिए कि मिजिन उसके साइड के ऊपर खड़ी होती है। साइड के ऊपर खड़ी होकर वो उससे बात कर रही होती है। वो उसे कहती है ब्रदर जुनची तुम में तो कोई भी फ्लॉज नहीं है, यानी कि मैं जिस भी एंगल से तुम पर अटैक करना चाहूँ तो मुझे सेंस कर लेते हो। अब मैं पता नहीं वहाँ पर क्या करूंगी, तुमसे मैच जीतने के लिए मैं क्या करूंगी। तुम्हारा जुनची भी इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा है मुझे बस यहाँ पर अपने अटैक्स के साथ इसको इसी तरह सरप्राइज करना होगा, क्योंकि मेरे डिफेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे डिफेंसेस को भेद नहीं सकती। इसी तरह अगर मैं 2-4 बार इसके ऊपर और ज्यादा अटैक करता हूँ तो मैं इसकी स्पिरिट को तोड़ सकता हूँ और ये दोबारा मेरे पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। जुनची फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। साथ ही उसे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, मेरे पास इतने भी स्पेशल अटैक्स नहीं है कि मैं पहले से तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। तुमने यहाँ पर एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लिया जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर पानी के ऊपर खड़ा हूँ, पर तुमने ऐसा किया कब, तुमने कब ये सब कुछ किया था। तो मिजिन से कहते हैं बिग ब्रदर जुनची तुमने तो यहाँ पर इस बात को रियलाइज भी कर लिया कि तुम इस वक्त फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर हो, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तुमने ये सब कुछ गेस कर लिया कि तुम इस वक्त फैंटेसी वर्ल्ड में हो, तुम मेरे फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर
ट्रैप हो चुकी हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ पता कब चला? जुंची से कहता है ये बहुत ज्यादा सिंपल बात है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जो स्काई है ये बहुत ज्यादा ब्लू है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे, फाइट स्टार्ट होने से पहले आसमान का रंग बहुत ज्यादा ब्लू नहीं था। मिशन उसकी बात सुनने के बाद क्या थी, ओप्स ये तो एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक कर दी, लेकिन तुमने उसको पकड़ भी लिया। तो हमारी जुंची को बताती है कि उसके पास जो सोल है उसका नाम स्टेनलेस सोल है, वो एक बहुत ही अजीब सी सोल है। उसके फादर ने उसे कहा था कि तुम्हारी सोल जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल और अजीब है। फादर कहता है कि मेरी सोल सबसे ज्यादा प्योर है, यहाँ तक कि हांगमैन के किसी भी बंदे में इस तरह की प्योर सोल नहीं है, इस वजह से मेरी सोल के साथ मैं सारे फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट कर सकती हूँ। मिशन उसे यहाँ पर बताती है कि मेरी सोल पावर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह जिसको तुम लोग यहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ कह रहे हो। बंदा जिसकी सोल बहुत ज्यादा इवल होगी वो मेरे सामने टिक नहीं पाता, वो कभी मेरे इल्यूजन वर्ल्ड को नहीं देख सकता। सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी सोल को उनकी बॉडी के अंदर बेच सकती हूँ, अपनी सोल को उनकी बॉडी के अंदर बेचकर उनके दिल के अंदर घुस जाती हूँ और उनकी सभी मेमोरीज को देख सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं उन्हीं की चीजों को उनके खिलाफ यूज करती हूँ, उनके जादू को उनके खिलाफ यूज करती हूँ। लेकिन बिग ब्रदर तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद मैं तुम्हारी सोल के अंदर जा सकती हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सकती हूँ, तुम्हारे दिल के अंदर जाकर देख सकती हूँ कि वहाँ पर क्या है। मैं उसकी बात सुनने के बाद कहता है मैं यहाँ पर ये तो नहीं कह सकता कि मेरी सोल बहुत ज्यादा प्योर है, क्योंकि मेरी सोल बिल्कुल भी प्योर नहीं है। मैं उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था, इसका मतलब यह कि मेरे दिल के अंदर जाकर मेरी बॉडी के अंदर जाकर देख सकती है कि मेरी बॉडी के अंदर कौन कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं। मैं इस फाइट को ज्यादा डिले नहीं कर सकता, जल्दी से फाइट को खत्म करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी बॉडी के अंदर इवल गॉड की पावर्स को भी सेंस कर ले। इसी के साथ ही मिशन वहाँ पर अपनी बटरफ्लाई वाली टेक्निक को रिलीज करती है, वो इल्यूजन बटरफ्लाई को रिलीज करती है। तो मैं जुंजियो से कहता है कि तुमने जहाँ पर कहा कि तुमने जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्रिएट किया है वो भी मेरी सोल के अंदर, इसका मतलब यह है कि तुम इस वक्त मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, तो मैं अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ। वहीं पर खड़े खड़े अपनी गोल्डन क्रो की पावर्स को रिलीज करता है, वो अपनी गोल्डन क्रो की पावर्स को रिलीज करते हैं, उसके ऊपर अटैक करने लगा। मिशन उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये अटैक का काम करेगा? अगर तुम कोशिश करके देखना चाहते हो तुम कोशिश करके देख सकते हो। तुम्हें लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो? तो एक तरफ से उसकी बटरफ्लाइज होती हैं जो कि फैंटेसी बटरफ्लाइज होती हैं, वो आगे की तरफ भारी होती हैं। दूसरी तरफ से हमारा जुंची अपने गोल्डन क्रो को रिलीज करते हैं, उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे भेजता है। मिशन उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जुंची का जो बड़ा सा गोल्डन क्रो होता है वो आगे जाने के बाद हमारा जुंची से कहता है चलो चेंज करो, अपनी अपीयरेंस को चेंज करो। जुंची वहीं पर खड़े खड़े उसका जो गोल्डन क्रो होता है उसकी अपीयरेंस को चेंज करता है। गोल्डन क्रो वहाँ पर छोटी छोटी बटरफ्लाइज में चेंज हो जाता है, वो वहाँ पर फायर बटरफ्लाइज में चेंज हो जाता है। देखकर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो जरा देखो तो सही, इस लड़के ने जहाँ पर अपने गोल्डन क्रो को बटरफ्लाइज में चेंज कर दिया, ये तो अपनी गोल्डन क्रो को मैनिफेस्ट कर सकता है। ऊपर से इसकी बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। यहाँ पर एक तरफ से हमारी मिशन की वायलेंट कलर की बटरफ्लाइज होती हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमारे जुंची की बटरफ्लाइज होती हैं जो कि गोल्डन कलर की होती हैं। बाहर जो लोग खड़े होते हैं उनमें से एक लड़का चिल्लाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? जुंची उसकी मेंटल पावर के साथ अपने आप को कंप्लीट कर रहा है, क्या जुंची के पास भी मेंटल पावर है? वहाँ पर वो लोग जिनके पास मेंटल पावर को सेंस करने की पावर होती है सिर्फ वही लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ये लोग आपस में किस तरह फाइट कर सकते हैं, जाके बाकी सभी लोगों के लिए सिर्फ ऐसा ही होता है कि वो दोनों ग्राउंड में चुपचाप खड़े हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो लोग कहते हैं कि बस ये लोग जहाँ पर खड़े हैं फाइट क्यों नहीं कर रहे। मिशन की बड़ी बहन वो भी सब कुछ देख सकती है। मिशन की बड़ी बहन कहती है हमारी मिशन के पास बहुत ही प्योर सोल है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल है, वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर अगर किसी से फाइट करना चाहती है तो वो उसको बड़ी आसानी से हरा सकती है। मुझे लगता है कि अगर वो लू चैंगशैंग से फाइट करे तो लू चैंगशैंग भी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बड़ी आसानी से हार जाएगा, वो भी उससे नहीं जीत पाएगा। जुंची के पास तो उसे जीतने का कोई चांस ही नहीं है और जुंची को लगता है कि वो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से फाइट कर सकता है। जुंची पहले वहाँ पर गोल्डन क्रो की स्पिरिट को रिलीज करता है, उसके बाद आइस फिनिक्स की पावर्स को रिलीज करते हुए आइस फिनिक्स को रिलीज करता है। आइस फिनिक्स बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ बटरफ्लाइज की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे वो वहाँ पर पहुंचता है हमारा जुंची कहता है तुम्हारा जुंची से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा जैसे एक छोटी सी लड़की जिसका अभी तक डायपर भी नहीं चेंज हुआ, तुमने जहाँ पर मुझसे भी ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर दिया, तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर मुझसे ज्यादा है। तो मिशन उसकी बात सुनने के बाद से कहती है तुम यहाँ पर मुझे छोटी लड़की कह रहे हो, बल्कि तुम एक छोटी लड़की हो जिसका डायपर नहीं चेंज हुआ, जिसे अभी तक ये नहीं पता कि मेरी स्पिरिचुअल पावर उससे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैं और कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। इसी के साथ ही उसे कहती है चलो यहाँ पर तुम्हारे दिल के अंदर झांक कर देखते हैं कि तुम्हारे पास कौन कौन सी मेमोरीज छुपी हुई है। यहाँ पर अपनी बटरफ्लाइज के साथ उसकी पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर देती है, वो सारी बटरफ्लाइज आगे की तरफ बढ़ती है, हमारे जुंची की बॉडी को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। मिशन उसे कहती है ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं, तो चलो मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है। आगे बढ़ती है और बटरफ्लाइज को साइड के ऊपर करते हुए उसके दिल के अंदर झांक कर देखने लगी वहाँ पर क्या है। जैसे भी उसके दिल के अंदर झांक कर देखती है उसे वहाँ पर दिखाई देता है। जुंची आपको याद है कि गॉड में आने से पहले वो किस तरह एक बहुत ज्यादा ठरकी इंसान था, बहुत सारी लड़कियों के साथ किस भी कर चुका है, बहुत सारी लड़कियों के साथ सो भी चुका है, जिनमें प्रिंसेस मियर और साथ में डीमन क्वीन होती है। देखने के बाद मिशन शर्माना चुका देती क्योंकि है तो वो एक छोटी लड़की, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फिर साथ ही वो देखती है कि कैसे वो प्रिंसेस जुएर के साथ वो सब कुछ कर रहा होता है और वो बुरी बुरी आवाजें निकाल रही होती है। फिर वहीं पर घुटने टेकर बैठ जाती है और कहती है पता जुंची तुम एक बहुत ही गंदे लड़के हो, तुम बहुत ही बुरे लड़के हो। जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि तुमने मेरी बॉडी के अंदर जाकर मेरी वाइफ्स के साथ मेरे लव सीन्स को देख लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एक छोटी बच्ची हो जिसका अभी तक डायपर भी नहीं उतरा, तुम तो वाकई में एक छोटी बच्ची हो, लगता है कि तुमने कभी किसी के साथ प्यार नहीं किया। फिर साथ ही मैं जुंची से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी बॉडी के अंदर जाकर जानबूझकर ये सब कुछ देख रही थी कि मैं वहाँ पर क्या क्या करता रहा, तुम जानबूझकर ये सारे लव सीन्स देख रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम वाकई में एक बहुत ही बुरी लड़की हो, कहीं तुम भी एक बुरी लड़की तो नहीं हो मेरी तरह। मिशन उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं नहीं मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, बल्कि तुम एक बुरे लड़के हो,
तुम एक बहुत ही गंदे लड़के हो, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई हूँ। जुनची जहाँ पर उसके इसी बात को उसके खिलाफ यूज करने वाला है। मीजिन उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही गंदे लड़के, उसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मेरी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। मैं तुम्हारे पर फाइनल अटैक करने वाली हूँ। अपनी बटरफ्लाइज के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। हमारा जुनची वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। हमारा जुनची वहाँ पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करने लगा। हमारा जुनची कहता है लगता है कि अब इसको हराने का मुझे तरीका मिल चुका है। वो और मीजिन की जो फैंटेसी बटरफ्लाई होती है वो हमारे जुनची की बॉडी के साथ टच भी नहीं कर पाती। इसी के साथ ही वहाँ पर एक धमाका होता है क्योंकि हमारा जुनची यहाँ पर अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए मीजिन को किस कर देता है। वो मीजिन को किस करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसे किस करेगा तो इसी के साथ ही मीजिन की पास हो जाएगी, वो आगे फाइट नहीं कर पाएगी, उसकी स्पिरिट टूट जाएगी क्योंकि आज से पहले उसने किसी को किस नहीं किया। तो हमारा जुनची अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उसे किस करता है, हालांकि रियल वर्ल्ड में वो किस नहीं कर रहा, पर वो हार जाती है। हमारा जुनची जैसे उसे वहाँ पर ख्यालात में किस करता है उसी के साथ ही उसकी सारे का सारा फैंटेसी वर्ल्ड जो होता है वो टूट जाता है। फैंटेसी वर्ल्ड के टूटने के साथ ही हमारा जुनची अपनी आंखें खोलता है। मीजिन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर बैठी होती है जैसे कि कोई लड़की अपनी इज्जत बचा रही हो। जुनची उसकी तरफ देखने के बाद सोच रहा होता है ये लड़की भी बहुत ज्यादा छोटी है मुझसे फाइट करने के लिए, क्योंकि मैंने इस दुनिया को बहुत ही बुरी तरह से एक्सपीरियंस किया हुआ है। जुनची आगे बढ़ता अपनी तलवार को उसके सामने करते हुए कहता है तुम इस मैच को हार चुकी हो, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट करती हो या नहीं। मीजिन वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि मैं जुनची ने उसे किस क्यों किया। तुम्हारे जुनची से कहते तुम्हें यहाँ पर इस बात को लेकर ज्यादा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वार का तरीका था। तुमने यहाँ पर वार का तरीका अपनाया, तुम फैंटेसी वर्ल्ड में गई, तुम्हें नहीं कहा था कि तुम अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए सब कुछ करो। तुमने मेरी सीक्रेट जिंदगी के अंदर जानकर देखा, मुझे यहाँ पर एक मौका मिल गया तुम्हें हराने का। यहाँ पर ज्यादा गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा एक नॉर्मल मेथड था। तो ये बात सुनने के बाद मीजिन उसे कहती है मैं तुम्हें इस बार में कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया। इसी के साथ बड़ी स्पीड से उड़ती हुई अरीना से बाहर चली जाती है। अरीना से क्या वो तो पूरे के पूरे अरीना से बाहर चली जाती है, यानी स्टेडियम से बाहर चली जाती है। जबकि मैं जुनची वहीं पर पीछे खड़ा खड़ा अभी भी स्वाइंगा दे रहा था। जुनची कहता प्लीज ऐसा मत करो, तुम मुझसे गुस्सा क्यों, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल मेथड था, मैंने बस तुम्हें हराने के लिए सब कुछ किया था। मीजिन को वहाँ पर से अरीना से जाते हुए देखकर उसकी बड़ी बहन भी देखती है और उसे आवाज देती है। वो कहती है मीजिन मीजिन तुम कहाँ पर जा रही हो। तो बड़ी स्पीड से उड़ती हुई मीजिन के पीछे चली जाती है। उसका भाई भी, वो दोनों मीजिन के पीछे जाते हैं। कहते हैं लगता है कि मीजिन के साथ कुछ तो गलत हुआ, हमें जाकर मीजिन से पूछना होगा। वो दोनों बहन भाई भी मीजिन के पीछे चले जाते हैं। तो मास्टर चू हुई वहाँ पर आते हैं और कहते हैं तो जुनची ने जहाँ पर इस फाइट को जीत लिया, इसका मतलब यह है कि वो सेमीफाइनल में जाएगा। जुनची सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है जबकि मीजिन बाहर जा चुकी है। साथ ही वो हल्की सी आवाज में माया जुनची से कहते हैं लड़के मुझे बताओ कि तुमने इस फाइट को कैसे जीता है। माया जुनची उनकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर जो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, मुझे लगता है कि वो लड़की भी बहुत ज्यादा छोटी थी और उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई और भी मेंटल पावर को यूज कर सकता है और इसी ख्यालात की दुनिया में उससे फाइट कर सकता है। इसी वजह से वो लड़की घबरा कर जहाँ से चली गई है। इसके साथ ही मास्टर चू ही कहते हैं कि जुनची जो कि सॉन्ग स्नो राम से है वो इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अभी देखने वाले बहुत सा हैरान हो रहे थे और कहते हैं जहाँ पर हो क्या रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये लड़का जिसे हम लोग डरपोक समझते थे यहाँ पर सारी फाइट्स को जीत लिया, क्वार्टर फाइनल को जीत लिया, ये सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। ऊपर से इसने एक होली सन को हराया था, इसका मतलब यह है खुद भी एक डिवाइन होली सन बन चुका है। तो मास्टर मोबिंग चान भी हमारे जुनची से कहते हैं जुनची वहाँ पर क्या हुआ था, तुम इस फाइट को जीते कैसे हो। तुम्हारा जुनची से बताता है जो मीजिन के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम था, उसके पास जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था मैंने उसी को उसके खिलाफ किया। ख्यालात की दुनिया मैंने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घबरा गई और हार गई और वहाँ से भाग गई, वजह से उसे वहाँ पर हारना पड़ा। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं बता सकता कि मैंने वहाँ पर क्या किया। मैं जुनची साथ ही जैस्मिन की तरफ देखता और कहता है जैस्मिन तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट तक पहुंच चुका हूँ, मैं सेमीफाइनल में पहुंच चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फाइट्स और बची हैं, सिर्फ 2 फाइट्स को जीतना और उसके बाद मैं तुम्हारे लाइक बन जाऊंगा जैसा कि तुमने मुझे कहा था कि फाइट को जीत कर दिखाओ। इसी के साथ ही वहाँ पर रैंकिंग्स को फिर से दिखाया जाता है, लिस्ट को दिखाया जाता है जिसमें पहली फाइट होने वाली है लू चैंगशेंग के साथ और दूसरी मीजिन की सिस्टर के साथ होगी, यानी लू चैंगशेंग और मीजिन के सिस्टर दोनों आपस में फाइट करेंगे। दूसरी तरफ सेमीफाइनल में हमारी दूसरी फाइट जुनची की होगी, जुनची की फाइट जोन जीली के साथ होने वाली है। इसी में सॉन्ग स्नो नाम की रेजिडेंसी का दिखाया जाता है। हमारा जुनची वापस आ जाता है तो मास्टर मोबिंजान उसके साथ होती है। मास्टर मोबिंजान उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम जुन जीली के साथ फाइट कैसे करोगे क्योंकि जुन जीली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जुनची कहता है इस वक्त मेरे पास काफी सारे बीड्स आ चुके हैं, बीड्स मुझे ब्रदर लैंगचुआ ने दिए थे, इसके अलावा मेरे पास फायर बीड है ब्रदर पोजन ने मुझे दिया था। अगर मैं उन सभी बीड्स को अपने बॉडी के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता हूँ लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकता हूँ। ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं जुन जीली को आसानी से हरा दूंगा। मिस मोबिंजान उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अगर ब्रेक थ्रू कर भी लेते हो तो अभी तुम उनको हरा पाओगे। अगर तुम यहाँ पर जुन जीली को हरा देते हो तो उसके बाद लू चैंगशेंग की बारी आएगी। लू चैंगशेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक मॉन्स्टर है। मैं जुनची से कहता है कि आपको लगता है कि सब कुछ काफी नहीं है, मुझे यहाँ पर बहुत कुछ करना होगा, मुझे इस कंपटीशन को जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करके मुझे इस कंपटीशन को जीतना है, वरना मेरे यहाँ पर आने का मकसद ही क्या है। जुनची और उसकी मोबिंजान अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त जुई जिंगजुई वहाँ पर पहुंच जाती है, यानी मीजिन की बड़ी बहन वहाँ पर पहुंच जाती है। वो बड़ी स्पीड से उड़ती वहाँ पर आती है, दूर से चिल्लाकर उसे कह रही होती है जुनची कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर मेरे सामने आए। यहाँ पर मैं जुनची के सामने लैंडिंग करती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो गुस्से के साथ मैं जुनची से कहती है जुनची बताओ तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। जबकि मैं जुनची सोच रहा था लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अपनी मीजिन ने इसको बता दिया होगा कि मैंने उसे किस किया है। मास्टर मोबिंजान उसे कहती है शुई मिंगजुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर जुनची को इस तरह की उपकार रही हो, आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इतने गुस्से में आई हो। लेकिन मीजिन ने अपनी बड़ी बहन को इस बारे में नहीं बताया था। शुई मिंगजुई उसे कहती है जुनची जल्दी से बताओ कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, फाइट के दौरान क्या हुआ था। जुनची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था लगता है कि मीजिन ने अपनी बड़ी बहन को इस बारे में नहीं बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था, फाइटिंग के दौरान हम दोनों ने क्या किया था, इसी वजह से ये यहाँ पर मुझसे पूछ रही है और काफी ज्यादा गुस्से में भी है। लगता है इसे मुझे टाल मटोल करनी होगी। तो मैं जुनची से कहता है मुझे लगता है कि वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्से हो गई होगी क्योंकि वो इस कंपटीशन को हार चुकी है।
है। जुंजी उसे कहता है वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, जब फाइट स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों ने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही फाइट की थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग के बारे में बात की थी, इसके अलावा हमने कोई बात नहीं की थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों के बीच में वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मीजिन को बुरा लगा है? पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ किया क्या है? तो यहाँ की बैटल के दौरान तो सिर्फ और सिर्फ फाइट हुई थी, हम दोनों ने वहाँ पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट की थी। क्या तुम्हें लगता है कि इस फाइटिंग के दौरान हम लोग कुछ कर सकते हैं? तुम्हारी बहन के साथ कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बताओगी। तुझे बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है, ये तो तुम बताओगे ना तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है, वो वहाँ पर से फाइटिंग के दौरान भाग कर क्यों गई? तो मीजिन की बहन उसे कहती है मीजिन ने फाइटिंग के दौरान वहीं पर सभी के सामने वहाँ से भाग गई थी और उसके बाद वो भागकर इतनी दूर चली गई कि हम सभी लोग उसके पीछे गए थे। हम उससे पूछते रहे लेकिन उसे एक लफ्ज नहीं बोला, उसने नहीं बताया कि क्या हुआ। वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन के ऊपर रखती है और कहती है मुझे बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है। मेडिटेशन के खत्म होने के बाद से वो रूम के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठी हुई थी, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। मैं दरवाजा खटका कर आई हूँ, उसने एक लफ्ज नहीं बोला। अब मुझे तुम बताओ कि तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा घबरा गई और जाकर रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है। जुंजी उसे कहता है ये भी तो हो सकता है कि वो मैच को हार गई, जिसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसी वजह से वो जाकर रूम के अंदर अपने आप को उसने बंद कर लिया है। जिनकी बड़ी बहन उसे कहती है क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मीजिन इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों ले रही थी? वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि एक हार की वजह से वो जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी? जुंजी उसे कहता है ये बात भी हो सकता है क्योंकि हम दोनों ही वहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ को यूज कर रहे थे। उसे लगा कि उसके पास जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से उसको हरा दिया, जिसकी वजह से उसे एक और सदमा लगा होगा। तो मॉम बिंगजान भी उसे कहती है शुई मिंगजुई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर सभी लोगों के सामने शुई मीजिन की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई? क्योंकि सभी लोग वहाँ पर देख रहे, सभी लोगों को ये लगा था कि इसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। जुंजी ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से उसको हरा दिया क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों ने देखा कि चुपचाप ये दोनों खड़े थे, पर जुंजी ने इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया और ना ही इसको कोई भी फिजिकल हार्म पहुंचाया है। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जुंजी ने उसके साथ कुछ बुरा किया है? तो शुई मीजिन उन दोनों की बातें सुनने के बाद कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ठीक है, मैं तुम लोगों की बात के ऊपर भरोसा कर लेती हूँ, फिलहाल के लिए मैं तुम दोनों की बात मान लेती हूँ। तो शुई मिंगजुई से कहती है अच्छा ठीक है, तो इस बार मैं जहाँ पर तुम लोगों से ये बात कहकर जाती हूँ कि अगर मेरी बहन ठीक होने के बाद मुझे ये कह देती है कि जुंजी का हिसाब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो फिर मैं जहाँ पर आऊंगी और तुम दोनों से पर्सनली माफी मांगूंगी। फिलहाल के लिए मैं तुम दोनों से माफी नहीं मांग सकती। जुंजी से कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें वापस आकर माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जाओ जाकर अपनी बहन का ध्यान रखो। और वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन इसी के साथ उसे आवाज आती है, जुंजी की आवाज आती है। मीजिन वहाँ पर पहुंच जाती है। हमारा जुंजी उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है वाट लागी जी यहाँ पर क्या करिए, कहीं अपनी बहन को बताने के लिए तो नहीं आई? तो जैसे मीजिन वहाँ पर आती है तो उसकी बहन उसे कहती है मीजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या कार है? तुम मीजिन उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से आई हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर आई थी जुंजी को मारने के लिए, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। वो उसे अपनी बहन से कहती है मेरे भाई ने बताया कि तुम यहाँ पर आई हो, यानी कि तुम जुंजी के साथ कोर्स को सेटल करने के लिए। तुम्हें लगता है कि इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया, इसी वजह से तुम यहाँ पर आई हो, कहीं तुमने इसको हर्ट तो नहीं किया, तुमने इसको नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तो उसकी बहन भी गुस्से के साथ जुंजी की तरफ देखती है, फिर साथ ही अपनी बहन से पूछती है मीजिन मुझे ये बताओ तुम कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लिया था और तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ जुंजी की वजह से तो नहीं था? मीजिन वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है हाँ ये सब कुछ जुंजी की वजह से, ये सब कुछ ब्रदर जुंजी की वजह से ही था। साथ ही वो कहती है ब्रदर जुंजी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है। वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और उन सभी के सामने कहती है ब्रदर जुंजी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, वो बहुत ज्यादा अच्छा भी था। मीजिन उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो रही है और उसे कहती है ये क्या बकवास किए जा रही हो, क्या किया है इसने तुम्हारे साथ? साथ ही शुई जिंगजुई मां जुंजी को चिल्लाकर कहती है जुंजी यहाँ पर सही से बताओ कि तुमने मेरी बहन के साथ किया क्या है? ये क्या कह रही है कि तुमने इसके साथ कुछ बुरा किया लेकिन वो अच्छा भी था? जुंजी भी आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये यहाँ पर क्या बात कर रही है। वो अपनी तलवार को मां जुंजी के सामने करके खड़ी होती है कि उसी वक्त मीजिन आकर मां जुंजी के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी तलवार के सामने खड़ी होकर कहती है सिस्टर जी तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अपने जीजा जी के सामने अपनी तलवार करोगी? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम जीजा जी के सामने तलवार कर रही हो? ये बात सुनने के बाद मां जुंजी को भी एक झटका लगता है। उसकी बड़ी बहन उसे कहती है ये तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रही हो, तुमने तो कहा कि इसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, लेकिन अब तुम यहाँ पर इसको कोई जीजा जी कह रही हो। वहाँ पर और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है हाँ मैं पहले इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसने मेरे साथ जो कुछ है उसकी वजह से मैं गुस्सा थी और मैं वहाँ से भागकर चली गई, लेकिन बाद में जब मैंने इस बारे में सोचा वहाँ पर एक चीज सोची और मुझ बात ये थी कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिंगजुई से कहते हैं मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहती हो कि तुम पहले गुस्सा भी थी और इसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी किया, लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा खुश हो, इस बात का मतलब क्या है, क्या तुम मुझे समझाओगी? इसी के साथ ही मीजिन और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और शर्माते हुए कहती है मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे ब्रदर जुंजी के साथ शादी करनी है। ये बात सुनने के बाद हमारा जुंजी वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है। साथ ही जिंगजुई कहती है यहाँ पर तुम क्या कह रही हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या तुम्हें इसके साथ शादी करनी है? इसी के साथ ही मीजिन फिर से कहती है मैंने यहाँ पर बस इतना ही कहा है कि मुझे ब्रदर जुंजी के साथ शादी करनी है। फिर साथ ही उसने वहाँ पर हंसना शुरू कर देती है और साथ ही बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है। वाली बात नहीं की, मैं यहाँ पर बकवास नहीं कर रही, मैं यहाँ पर सच्ची कह रही हूँ कि मुझे इसके साथ शादी करनी है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। इसी के साथ ही मीजिन उन सभी लोगों से कहती है यहाँ पर ब्रदर जुंजी ने मैच के दौरान मेरे साथ कुछ बुरा किया था, जिसकी वजह से ब्रदर जुंजी को मेरी जिम्मेदारी लेना होगी, ब्रदर जुंजी को मेरे साथ शादी करना पड़ेगी। पास भी और कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि इसने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो इसे नहीं करना चाहिए था, इसी वजह से अब मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जुंजी उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है क्योंकि हमारे जुंजी ने तो मैच के दौरान किस किया था, इसी वजह से अब जुंजी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी। उसकी बड़ी सिस्टर मिंगजुई काफी ज्यादा गुस्सा होती है, वो उससे कहती है चुप करो अपने साथ, वो उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींचकर लेकर जाना चाह रही होती है, लेकिन उसकी बहन यानी मीजिन उसका हाथ झटक देती है और उसे कहती है सिस्टर मैंने कहा ना कि मैं इसके साथ शादी करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ वापस बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, मुझे ब्रदर जुंजी के साथ अभी बहुत सारी बातें करनी है, शादी के बाद
बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। तुम्हारा जुंजी उसकी बातें सुनने के बाद बहुत सा घबरा रहा था, जबकि उसी वक्त वहाँ पर मीजिन के फादर पहुंच जाते हैं। फादर वहाँ पर आने के बाद कहते हैं, मीजिन जिंगजुई यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। दोनों अपने फादर को देखने के बाद जल्दी से उसके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट देती हैं, उनसे अपना डैड कह रही होती हैं। तुम्हारा जुंजी मास्टर मो बिंगचान उस मास्टर की तरफ देखने के बाद, जो कि मीजिन का फादर होता है, वो लोग कहते हैं मीजिन का फादर ग्लेज लाइट राम का सबसे पावरफुल इंसान है, यानी कि वो ग्लेज लाइट राम का किंग है। तुम्हारा जुंजी सोच रहा था, अब जबकि डैड यहाँ पर आ चुके हैं, मीजिन के फादर यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसका मतलब अगर इसने अपने फादर को बता दिया तो मैं मरने वाला हूँ, वहीं पर होना शुरू कर दे। जबकि फादर वहाँ पर आने के बाद जिंगशू से पूछते हैं क्या हुआ। वो मीजिन के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और मीजिन से कहते हैं, बेटा अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मीजिन अपने डैड से कहती है, डैड मेरी बात को सुने, डैड मेरी बात को सुने। तो जिंगशू जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, नहीं डैड इसकी बात को मत सुनना। जबकि मीजिन वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और हंसते हुए अपने फादर से कहती है, फादर मैं ब्रदर जुंजी से शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही डैड को भी एक झटका लगता है। डैड कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। फिर से वो से कहते हैं, लड़की तुमने क्या कहा। इसी के साथ ही जिंगशू भागती हुई आगे बढ़ती है और अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, फादर फादर इसने कुछ भी नहीं कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे मजाक कर रही थी। जबकि मीजिन अपने मुंह के ऊपर से हाथ हटाने के बाद अपनी बहन से कहती है, नहीं नहीं मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रही फादर, मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैंने बहुत सोचा और मैं सीरियस होकर ये बात कह रही हूँ कि मुझे ब्रदर जुंजी के साथ शादी करनी है। फादर भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं, लड़की तुम पागल हो गई हो, ये क्या बकवास कर रही हो, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो। फादर उसे कहते हैं, तुम मेरे साथ वापस आओ, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। चुपचाप मेरे साथ वापस आओ, मैं तुम्हें ग्लेज लाइट राम में वापस लेकर जा रहा हूँ। तो मीजिन अपने फादर से कहती है, फादर आप इस तरह की बात कैसे कर सकती है, आखिर मेरी शादी से किसी को क्या मसला होगा, मेरी शादी से सभी लोगों को खुश होना चाहिए, मैं यहाँ पर प्रॉपर शादी करना चाहती हूँ, मैं इसके साथ शादी करूंगी जिससे सभी लोग खुश होंगे और आपको भी खुश होना चाहिए और सिस्टर्स को भी खुश होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, मुझे नहीं लगता कि सभी लोग हमारा मजाक उड़ाने वाले हैं। मीजिन और उसके फादर दोनों इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि इसने तो यहाँ पर काफी ज्यादा फेम स्टैंड ले लिया है। इसके साथ ही मीजिन अपने फादर और अपनी सिस्टर से कहती है, मेरी मॉम ने मुझसे एक बार कहा था, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई ऐसा लड़का मिलता है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो, जिससे तुम प्यार करो, जो तुम्हें चाहिए हो, तुम्हें यानी कि तुम जिसे हर रोज देखना चाहती हो, लड़के के लिए तुम्हें अपने फादर और अपनी सिस्टर के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उसको हासिल करने के लिए तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं अपनी मॉम की बात के ऊपर अमल कर रही हूँ, मेरी मॉम ने सब कुछ मुझसे कहा था और मैं यही करने वाली हूँ। मेरी मॉम ने यह भी कहा था कि उस लड़के को हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। और उसके बाद ने कहा था जब तुम उसे हासिल कर लोगी तुम एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजारोगी और मैं यहाँ पर अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसके फादर उसकी बात सुनने के बाद फिर से गुस्सा कर उसे कहते हैं, तुम्हारी मदर को इस बारे में पता ही क्या था, तुम्हारी मदर बिल्कुल बेवकूफ थी। अपने फादर से कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था। मेरी मॉम कहती है कि वो मेरे फादर यानी कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसी वजह से वो अपने फादर के खिलाफ खड़ी हो गई। अपने फादर के खिलाफ खड़े होने के बाद उन्होंने आपसे शादी की थी और उसके बाद उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत गुजरी। उसके बाद हम सभी लोग पैदा हुए। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी यहाँ पर वही करना चाहिए जो मॉम ने किया था। अब तो उसके फादर के पास भी यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं होता। फादर उसकी बात सुनने के बाद पहले तो खामोश होता है, फिर साथ ही वो जुंची के ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, शुंची कमीने कहीं के तुमने मेरी बेटी के दिमाग के अंदर ऐसा क्या बांट दिया कि वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है। बेटी बहुत ज्यादा मासूम है, तुमने उसको वर्गलाया होगा, तुमने उसके सामने कुछ ऐसी बातें की होगी जिसकी वजह से वो तुमसे शादी करना चाहती है। शुंची मीजिन के फादर से कहता है, सर प्लीज शांत हो जाएं। आज मैंने आपकी बेटी के साथ फाइट की थी। फाइट के दौरान हम दोनों ने क्योंकि अपनी डिवाइन सेंस पावर्स को यूज किया था और दिमाग के अंदर फाइट कर रहे थे। मुझे लगता है कि उस फाइट में हारने की वजह से आपकी बेटी को ट्रॉमा हुआ है, जिसकी वजह से भी ये सब कुछ बातें कर रही है। मीजिन भागती हुई आकर माया शुंची के सामने खड़ी हो जाती है और अपने डैड से कहती है, डैड आप मेरे होने वाले हस्बैंड के ऊपर इससे चिल्ला कैसे सकते हैं कि आप मेरे होने वाले हस्बैंड को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। उसके फादर फिर से अपनी बेटी की बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। इसी के साथ ही मीजिन पीछे की तरफ घूमते हैं, माया शुंची की तरफ देखते हैं और उसे कहती है, मैं ऐसा क्यों लगता है कि फाइट के दौरान मैं किसी ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं मेंटली इल नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया है, सोच समझ कर ये फैसला किया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी फाइट जो मेरे साथ हुई थी उसको तुमने जीत लिया, लेकिन उससे पहले जब तुमने ब्रदर लैंगचुआन के साथ फाइट की थी उस वक्त मैं तुम्हें देख रही थी। मैंने तुम्हें देखा कि तुम एक बहुत ही बहादुर और एक बहुत ही पावरफुल शख्स हो, वजह से तुम मेरे दिल में उतर गए और आज की फाइट के बाद मुझे तुमसे प्यार ही हो गया है। इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे शुंची उसकी बातें सुनने के बाद फिर से रोना शुरू कर देता और कहता, अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं वहाँ पर फाइट कर रहा था। मैं लोअर राम में रहते हुए हायर राम के बंदे को हरा दिया। साथ साथ मैं बहुत ज्यादा चार्मिंग हूँ, इसी वजह से तुम्हारी लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। ग्लेज नाम के जो एम्परर होते हैं वो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। तुम्हारा शुंची कहता है, लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। जैसे वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं इसी के साथ कहते हैं, बस बहुत हो गया, यहाँ पर सीरियस होने वाला हूँ। फादर अपनी बेटी मीजिन से कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ, इसको गौर से सुनो। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान तुम्हारे लायक होगा जो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट होगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हें उसके बाद पता चलेगा कि ये लड़का किसी भी काम का नहीं है, तुम्हें इससे बेस्ट चाहिए होगा, तुम्हें तुम्हारे लिए वही क्वालिफाइड होगा। मैं तुम्हारी शादी को इस लड़के के साथ कभी भी अप्रूव नहीं करूंगा। तो मीजिन अपने फादर से कहती है, ब्रदर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप शुंची के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। ब्रदर शुंची एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, लगता है कि आपने इस कंपटीशन में ब्रदर शुंची के मैचेस को नहीं देखा। शुंची इस वक्त सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका है। क्या आपको लगता है कि इतनी लोअर राम का बंदा सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। तो उसके फादर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, खामोश हो जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। पर साथ ही गुस्से के साथ शुंची से कहते हैं, शुंची क्या तुम वाकई में तुम एक अच्छे लड़के हो, देखकर लगता तो नहीं है कि तुम एक अच्छे लड़के, तुमने एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में जी बातें कहाँ से भर दी। जबकि हमारा शुंची जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ
घुमा लेता है और उसके फादर से कहता है मेरा इन सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसी के साथ ही डॉक्टर फिर से अपने फादर से कहती है, यानी मीजिन फादर से कहती है, फादर जी अब कर क्या रहे हैं, क्या आप अपने सन इन लॉ के ऊपर ऐसे चलाने वाले हैं? आप इसके ऊपर इस तरह नहीं चला सकते, ये फ्यूचर का आपका दामाद बनने वाला है, अब ना तो इसके ऊपर चला सकते हैं ना इसके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, वरना मैं बहुत सा गुस्सा हो जाऊंगी। तो जुनची यहाँ पर बात को संभालने के लिए मीजिन से कहता है, फेरी मीजिन क्या तुम मेरी बात सुनोगी जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ? तो मीजिन से कहती है, हाँ क्यों नहीं मेरे हस्बैंड, बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, जो भी तुम कहना चाहते हो मुझे कह दो। जुनची से कहता है, मीजिन मैं यहाँ पर तुमसे शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन के बारे में तुम सोच रही हो सिचुएशन काफी ज्यादा अलग हो सकती है, हमें यहाँ पर शादी के बारे में फिलहाल के लिए नहीं सोचना चाहिए। मीजिन से कहती है, ऐसी बात तुमने क्यों कही, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? जुनची से कहता है, नहीं नहीं तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं ऐसा तुम्हारे बारे में कैसे कह सकता हूँ? मैं तुम्हें अगर सच्ची बात बताऊँ तो मैं लोअर वर्ल्ड में पैदा हुआ था और वहाँ पर मेरी बहुत सारी वाइफ्स भी हैं, जैसे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बात सुनने के बाद मीजिन के फादर गुस्सा होकर चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की तुम मेरी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते? मीजिन मास्टर से कहता है, मास्टर प्लीज शांत हो जाए। फिर तो मीजिन से कहता है, मीजिन लोअर वर्ल्ड में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरी 3 बीवियां हैं और भी काफी सारी लड़कियां हैं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी कंकुबाइन बनना पड़ेगा, यानी कि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारा स्टेटस बहुत ज्यादा नोबल है, ऐसे तुम मेरी कंकुबाइन तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहोगी। मीजिन आगे से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फिर साथ ही उसे अपने फादर के कारनामे बताती है और उसे कहती है, वो उसे बताती है कि उसके फादर के पास कितनी सारी बीवियां हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मेरे फादर के पास पूरी 173 वाइफ्स हैं। जैसे मेरी मदर जो वो सबसे ज्यादा यंग है, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है और मेरे फादर उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वजह से मैं भी तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा छोटी वाइफ बनूंगी। ये बात सुनने के बाद फादर अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से मेरी बच्चियां खराब हो रही हैं। साथ ही मीजिन जुनची से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे जैसे एक अमेजिंग इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ 3 बीवियां हैं? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास तो मेरा ब्रदर 99 है, उसके पास भी पूरी 11 बीवियां हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 3 क्यों है? तुम्हारे पास भी ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही वो आगे बढ़ती है और हमारी जुनची से कहती है, ब्रदर जुनची मेरी बहन जिंगजुई ये भी अभी तक मैरिड नहीं है, इसकी शादी नहीं हुई, अगर तुम चाहो तो तुम इसके साथ भी शादी कर सकते हो, इसलिए तुम्हें 2 बीवियां एक साथ मिल जाएंगी। बात सुनने के साथ मीजिन गुस्सा हो जाती है, चलाकर से कहती है, बकवास बंद करो। फादर जी देखने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारी जुनची से कहते हैं, लड़के तुमने वाकई मेरी बेटी के दिमाग के साथ कुछ ना कुछ किया है, तुमने इसके दिमाग के साथ क्या किया है जो ये इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही है? जबकि हमारी जुनची से कहता है, नहीं फादर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हारी डॉटर के साथ कुछ भी नहीं किया। जुनची मीजिन से कहता है, मीजिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं एक बहुत ही बुरा लड़का हूँ, यहाँ तक कि मेरे बोलने का एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा बुरा है, मैं तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा कर सकता हूँ, इसी वजह से तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए। मैच के दौरान तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, तो फिर तुम्हें अपनी बात के ऊपर पूरा रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर मुझे माफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मीजिन उसकी बात सुनने के बाद आगे हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है, हाँ यही बात है, तुमने वहाँ पर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। फिर साथ ही उसे कहती है, मुझे पता है कि जुनची तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम अपनी वाइफ के साथ वो सब कुछ करते रहे जो तुमने कंपटीशन के दौरान मेरे साथ किया था, इसी वजह से, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो, इसी वजह से तुमने वो सब कुछ मेरे साथ किया था। हमारी जुनची को ये वाली बात सुनने के बाद और भी बड़ा झटका लगता है। इसी के साथ ही फादर आगे बढ़ते हैं, हमारे जुनची को कॉलर से पकड़ते हैं और उसे कहते हैं, मुझे ये बताओ कि इसका ये बात क्या है, इस बात का क्या मतलब है? मेरी बेटी ने यहाँ पर ये वाली बात क्यों कही कि जो तुम अपनी वाइफ के साथ करते हो वो तुमने इसके साथ किया, अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? हमारे जुनची फादर से कहता है, फादर प्लीज शांत हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा और मीजिन हम दोनों का कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, मैंने इसके साथ कुछ भी गंदा नहीं किया। फादर उसे कहते हैं, हाँ ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी गंदा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम इसके साथ कुछ ऐसा कर पाओ। जुनची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, हाँ ये बात तो ठीक है कि मैंने इसके साथ कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं बनाया, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर इसे किस किया है, लगता है क्या मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़े, साल तक वहीं पर रहूंगा। बात का मतलब यह है कि 3000 साल का अरसा बहुत ज्यादा लंबा होता है और इस हिसाब में तुम ये सब कुछ भूल जाओगे, ये प्यार नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती अफेक्शन है, वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, तुम मुझे भूल जाओगे, तुम्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं रहेगा। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद कहती है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे तुम 10,000 साल के बाद ही क्यों ना, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। उसे कहती है, मैंने इस बात का फैसला पक्का कर लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से शादी करने वाली, मैं और किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी, कुछ भी हो जाए मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम्हारा जुनची उसकी बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है। जुनची इसी के साथ उसके सामने अपनी लिटिल फिंगर करते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक एग्रीमेंट करते हैं, क्या तुम मेरे साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो? अगर हम लोग अपनी उंगलियों को यहाँ पर मैच करते हैं तो उसके साथ हमारा एक वादा हो जाएगा, हमारा एक एग्रीमेंट हो जाएगा। उसे कहती है, अब इस बात का क्या मतलब है, तुम मेरे साथ कौन सा एग्रीमेंट करना चाहते हो? तुम्हारा जुनची उसे कहता है, अगर मैं 3000 साल के बाद इटर्नल गॉड स्काई राम से बाहर आता हूँ और उसके बाद तुम्हें फिर से मुझसे प्यार होता है, तो उसके बाद चाहे कोई भी यहाँ पर हमारे बीच में क्यों ना आ जाए, मैं फिर भी तुमसे शादी करने को तैयार हो जाऊंगा, मैं हर हाल में तुमसे शादी करूंगा, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस बार में एग्रीमेंट कर लें, तुमसे पक्का वादा करके जाऊंगा। तो वो उसे कहती है, क्या तुम वाकई मेरे साथ पक्का वादा करना चाहते हो? इसके साथ ही फादर भी भागते हुए आगे बढ़ते हैं और मीजिन से कहते हैं, मीजिन चलो ठीक है, मैं भी इस एग्रीमेंट के लिए राजी हूँ, अगर ऐसा हुआ 3000 साल के बाद भी तुम इससे शादी करना चाहती हुई, ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, मैं इस बारे में बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन उसका अपने फादर की बात सुनने के बाद उसके साथ प्रॉमिस कर देती है, वो उसकी उंगली के साथ उंगली मिलाती है और उसे
कहती है ठीक है, पर मैं अपने वादे को भूलना मत, मैं 3000 साल के बाद भी तुम्हें नहीं भूलने वाली। वो उसे कहता है क्योंकि मैं वाकई में तुमसे प्यार में पड़ चुकी है, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है, इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा नहीं भूलूंगी, चाहे कितने साल क्यों ना गुजर जाए। उसके फादर उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं, जबकि वो हमारे जुंजी से कह रहे थे ब्रदर जुंजी अच्छा ठीक है तुम्हें गुड बाय, मैं तुमसे फिर बाद में मिलूंगी। तो जुंजी से कहते हैं हाँ क्यों नहीं ठीक है गुड बाय। जुंजी उसे गुड बाय बोल देता है। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर मोबिंगजान कहती है ग्लेस राम के किंग ने वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बच्ची को जन्म दिया है जो कि बहुत ज्यादा आइडियल भी है। ग्रेट एल्डर कहते हैं मुझे लगता है कि ये हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि वो जुंजी के साथ शादी कर ले, अगर वो जुंजी से शादी करेगी तो हमारे समधी बन जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन में ग्लेस लाइट राम का दिखाया जाता है। अगर अपनी बेटी को वापस लाने के बाद उसे कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और वापस आकर उनके बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। फादर कहते हैं उस लड़की ने सभी लोगों के सामने मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया, वो एक लड़के के साथ शादी करने के बारे में इस तरह बात कैसे कर सकती है। तो उसका बेटा उसे कहता है अगर हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी छोटी बहन तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ एंजॉय कर रही थी, आपको पता ना कि वो हमेशा एंजॉय करती रहती है, मुझे लगता है कि वो कुछ ही दिनों में इस बारे में भूल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही गुस्सा होने की जरूरत है। तो उसके फादर उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह का मजाक भी कोई करता है, क्या तुम्हें लगता है कोई बेटी अपने बाप से इस तरह का मजाक कर सकती है कि वो किसी लड़के से शादी करना चाहती है, उससे शादी करेगी। लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम लोगों ने कभी भी उसको किसी भी काम से मना नहीं किया, जब वो कोई काम करना चाहती है अपने मजे के लिए तुम उसे करने देते हो। उसका 99 सन उसे कहता है लेकिन फादर ये सब कुछ तो आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आप उसे कभी भी कंट्रोल नहीं करते। हमारी ग्लेज राइट राम में सबसे ज्यादा पावरफुल आप हैं और आपके पास सबसे ज्यादा पावरफुल वही लड़की है यानी कि मेरी बहन है। आपने कभी भी उसे कंट्रोल नहीं किया बल्कि आप उसे खुली इजाजत देते हैं, इसी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि आपने उसे बिगाड़ा है, मैंने नहीं। तो फादर काफी गुस्से में होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि आज उस लड़की को सजा देनी पड़ेगी, मैं उसे ये सजा देने वाला हूँ कि उसे 3 दिन के लिए सॉलिटरी रूम में बंद कर दिया जाएगा जहाँ पर वो बिल्कुल अकेले रहेगी। लगता है कि उसे ये सजा हमेशा के लिए याद रहेगी, उसे 3 दिन का कमरे में बंद रखा गया था। जिंग अपने फादर से कह दिया फादर क्या वाकई मेरी छोटी बहन के साथ ये सब कुछ करने वाले हैं, क्या आप उसे कमरे में बंद कर दें। फादर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहता है जिंग मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला, यहाँ पर मैं किसी को भी उसके लिए बात करने की इजाजत नहीं दूंगा, आज मैं उसे सजा देकर रहूंगा, आज मैं उसे जाकर कमरे में बंद कर दूंगा क्योंकि उसने मेरा हुक्म नहीं माना, उसने सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करवाई है। फादर काफी गुस्से में अपनी बेटी की तरफ चले जाते हैं, मीजिंग के रूम की तरफ चले जाते हैं, जबकि जिंग कहती है लगता है कि इस बार डैड वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में है, इस बार गुस्से में उसे सजा जरूर देंगे। तो 99 सन उसे कहता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ये बात तो वाकई में सच है कि मैंने अपने फादर को इतना ज्यादा गुस्से में पहले कभी भी नहीं देखा। तो फादर जब अपने रूम में जाते हैं अपनी बेटी के पास मीजिन के पास, वहाँ पर जाने के बाद सामने मीजिन दिखाई देती है जो कि किचन की तरफ जा रही होती है। तो वो उसे कहते हैं डैडी की प्यारी बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने रूम के अंदर रेस्ट करनी चाहिए थी। इस दिन अपने डैड से कहती है डैड मैं यहाँ पर खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मुझे आंटी लूसिया का बना हुआ स्पेशल डेजर्ट खाना है, लेकिन वो तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। तो डैडी उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है, तुम्हारे डैडी है ना, तुम्हारे डैडी पर्सनली तुम्हें लूसिया राम में लेकर जाएंगे, वहाँ पर तुम्हारी आंटी के हाथ का केक बना हुआ तुम्हें खिलवाएंगे। मीजिन अपने डैड से कहती है लेकिन डैड मैंने तो वहाँ पर सुना कि आप मेरे बहन भाई के साथ बात कर रहे थे कि आप 3 दिन का मुझे कमरे के अंदर बंद करने वाले हैं, क्या मैंने गलत सुना था। डैड उसे कहते हैं तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था बल्कि तुम्हारे भाई के बारे में बात कर रहा था क्योंकि वो बिल्कुल बेकार है, वो तो तीसरे राउंड तक भी नहीं पहुंच सका, वो इस कंपटीशन में उसने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट करवाई है, इसी वजह से 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रखने वाला हूँ और कोई भी इसके बारे में बात भी नहीं करेगा, ना ही उसे कोई निकलवा सकेगा। ये बात सुनने के बाद 99 सन को भी झटका लगता है, वो कहता है डैड को क्या हो गया। मिशन के सामने जाते ही उन्होंने यहाँ पर सजा को उल्टा कर दिया, यहाँ पर मुझे सजा दी जा रही है। इनका भाई अपने फादर से बात करने लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। तो उसके फादर से कहते हैं कि दोबारा तुमने यहाँ पर बात की तो मैं तुम्हारी सजा में 3 दिन और ऐड कर दूंगा, मैं टोटल 6 दिन के लिए रूम के अंदर बंद रहना होगा। इसी के साथ ही मिजिन का भाई वहाँ पर खामोश हो जाता है, जबकि जिंगजू से कहती है तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा हुआ है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे थे, देखो तुम्हारा क्या इंजाम हुआ। इसमें फायर गार्ड ड्राम का दिखाया जाता है। हमारे जुंजी फायर गार्ड ड्राम में मास्टर हू रूली से मिलने के लिए जाता है। तो मास्टर हू रूली से कहते हैं कि तो फाइनली तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारी फायर गार्ड ड्राम में चले आए। तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर आए तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चीज चाहिए होगी, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम क्या चाहते हो। जुंजू से कहता है मैं तुम्हारी गार्ड बर्गल फायर ड्राम में जाना चाहता हूँ, तुम लोग कहते हो कि यहाँ पर एक तलवार है जो फायर फिनिक्स तलवार है वहाँ पर दबी हुई है। मास्टर हू रूली से कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मुझसे मदद मांगने के लिए आए तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें वाकई मदद की जरूरत होगी, ठीक है तुम वहाँ पर जा सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जुंजी उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मास्टर हू रूली आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी मदद की। उसके बाद मास्टर हू रूली अपने साथ लेकर उसे गार्ड बरियल हेल के सामने लेकर आते हैं और उसे कहते हैं यही गार्ड बरियल हेल है। जुंजी वहाँ पर आने के बाद मास्टर हू रूली से कहता है मास्टर हू रूली आप यहीं पर रुक जाए, अब इसके बाद का सफर मुझे अकेले ही करना होगा। मास्टर हू रूली से कहते हैं हाँ ठीक है, याद रखना कि अंदर जाने के बाद में बहुत ज्यादा भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है पर कुछ खतरा भी हो सकता है। तो मास्टर जुंजी जल्दी से जंप करते हुए लावा के अंदर चला जाता है। लावा के अंदर जाने के बाद वो बड़े आराम से नीचे की तरफ जा रहा था क्योंकि उसके पास फायर फिनिक्स की पावर है और गोल्डन क्रो की पावर है, इसी वजह से और जो लावा और फायर होती है वो उसको इफेक्ट नहीं कर रही होती। मास्टर जुंजी कहता है मुझे फील हो रहा है कि कोई यहाँ पर मुझे बुला रहा है, मुझे उसी तरफ जाना होगा क्योंकि वहाँ पर फायर फिनिक्स होता है, वो हमारे जुंजी को बुला रहा था, वो फायर फिनिक्स की तरफ आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर नीचे एक हालो स्पेस होती है, वहाँ पर नीचे उतरता है, सामने की तरफ देखता है और कहता है लगता है कि वो यहीं पर है, मुझे आवाज यहीं पर आ रही है। जुंजी के सामने फायर फिनिक्स गार्ड का इम्प्रिंट होता है, वो मास्टर जुंजी से कहता है कि मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पता है कि तुम कितने लंबे अरसे से गार्ड ड्राम में आ चुके हो, तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फाइनली तुम यहाँ पर आ
ही गए। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है लेकिन तुम तो फिनिक्स स्पिरिट हो, तुम गोल्डन क्रो के एरिया में क्या कर रहे हो। फिनिक्स गार्ड उड़ता हुआ हमारे जुंजी के सामने आकर लैंडिंग करता है। उसके सामने खड़े होने के बाद उसे कहता है मैं कोई गार्ड नहीं हूँ, ना ही कोई गार्ड का इम्प्रिंट हूँ, बल्कि मैं गार्ड की एक सोल का टुकड़ा जो कि जहाँ पर छोड़ा गया था। इस गार्ड की सोल का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि आखिर पर जहाँ पर तुम्हें इनहेरिटेंस की पावर देने के लिए रुका हुआ था। वो जुंजी से कहता है मुझे पता है कि तुम 3 साल पहले गार्ड राम में पहुंचे थे, मैंने उसी वक्त तुम्हें सेंस कर लिया था, मैंने तुम्हें उस वक्त भी आवाज दी थी, लेकिन तुम मेरी आवाज सुनने के बाद यहाँ तक नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि ये भी किस्मत का एक हिस्सा था, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो, मुझे लगता है कि अब हम लोग अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। और जुंजी भी इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, इसका मतलब यह कि 3 साल पहले मुझे जिसकी आवाज आई थी वो तुम थे। जुंजी उसे कहता है तुमने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया और तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे जिस दूसरे फिनिक्स गार्ड ने अपनी पावर्स दी थी तुम उस फिनिक्स गार्ड को जानते हो और उसने तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में बताया होगा, उसने तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म किया है। तो फिनिक्स की सोल हमारे जुंजी से कहते हैं हम दोनों ही फिनिक्स गार्ड की सोल के टुकड़े थे, एक तुम्हारी दुनिया के अंदर था और एक यहाँ पर है, दोनों आपस में मेमोरीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। मुझे सारी की सारी मेमोरीज पता है जो उसने तुम्हारे साथ वहाँ पर किया था, वो सब कुछ मुझे अभी अच्छी तरह से याद है। उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर कैटास्ट्रोफी होने वाली है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम यहाँ पर उन क्रिम्सन क्रैक्स के बारे में बात कर रहे हो जो कि स्पेस के अंदर क्रैक्स पा रहे हो, दूसरी दुनिया से मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो। फायर फिनिक्स उसे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें भी उन क्रैक्स के बारे में अच्छी तरह से पता है। जुंजी से कहता है तो मुझे ये बताओ कि वो क्रैक्स हैं क्या, उनके अंदर से क्या निकलने वाला है, और तुम सभी लोग उसके बारे में क्यों बात करो, सभी लोग उसके बारे में डरे क्यों हो। इस गार्ड उसे कहता है कि मुझे भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर वो क्रिम्सन क्रैक्स बड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि जितनी गार्ड राम तुम देख रहे हो ये सारी की सारी उसके सामने टिक नहीं पाएगी, गार्ड राम के सभी लोग उसके हाथों से मारे जाएंगे, वो चीज जो कि दूसरी तरफ है उसके हाथों से। इस गार्ड राम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस दुनिया को बचाने के लिए। गोल्डन क्रो गार्ड की जो इम्प्रिंट थी उसने एक लड़का जिसका नाम होप पूजन है उसको चुना है, जबकि मैं यहाँ पर फिनिक्स की तरफ से तुम्हें चुनता हूँ। जुंजी से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम अपनी बची कुची पावर्स मुझे देने वाले हो। तो फिनिक्स गार्ड उसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर अपनी बची कुची पावर्स तुम्हें देने वाला हूँ। फिनिक्स गार्ड उसे कहता है कि मेरे पास फिनिक्स गार्ड के बचे हुए आखिरी 7 कतरे बचे हैं, वो ब्लड लाइन के 7 कतरे हैं, वो 7 के साथ मैं तुम्हें दे दूंगा जिससे मेरी 70% पावर्स तुम्हारे पास आ जाएंगी। साथ ही मेरे पास ओथ ऑफ द फिनिक्स कंप्लीट मैनुअल है, वो सारे का सारा मैं तुम्हें देने वाला हूँ। फिनिक्स गार्ड वहाँ पर अपने पंखों को समेटता है, साथ ही अपनी बॉडी के अंदर से ब्लड लाइन की पावर को रिलीज करते हुए हमारे जुंजी से कहता है एक इंसानी लड़के जिसके पास इवल गार्ड की पावर है, जिसने इवल गार्ड की पावर को इनहेरिटेंस किया है, पास बचा कुछ जो कुछ बचा वो सारे का सारा मैं तुम्हें देने वाला हूँ। उसके पास जितनी पावर्स निकलती है वो सारी की सारी फायर की शक्ल में आगे बढ़ते हैं, हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर जाकर एंटर हो जाती है। हमारे जुंजी वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है, इसी के साथ ही हमारे जुंजी की पावर्स पहले से बढ़ जाती है। जुंजी वहाँ पर उसी स्पेस के अंदर होता है, उसे महसूस होता है कि उसकी पावर्स बढ़ रही है और उसके पास फिनिक्स की पावर आ चुकी है। निकालने के लिए मेरे पास कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि मदद से मैं गोल्डन क्रो होली स्वॉर्ड को यहाँ से निकाल सकता हूँ। फिनिक्स की स्पिरिट उसे कहती है इस तलवार को निकालने के लिए तुम्हारे पास जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो गोल्डन क्रो का जो रैकेट है द बर्निंग वर्ल्ड उसकी हाईएस्ट राम यानी कि 9 रैंक तक तुम्हारे पास कल्टीवेशन होनी चाहिए कि उसका 9 लेवल तक तुमने उसको मास्टर किया हो तभी तुम इसको यहाँ से निकाल सकते हो। जुंजी से कहता है क्या बस इतना ही है? साथ ही वो से कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे ट्राई करने दोगे, क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ, मैं कोशिश करके देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी कल्टीवेशन तो नहीं है। वो से कहता है हाँ तुम ट्राई करके देख सकते हो क्योंकि वैसे भी तुम इसको निकाल नहीं पाओगे। जुंजी जाता जाकर गोल्डन क्रो होली स्वॉर्ड को उठाता है, उसको निकालने की कोशिश करता है, उसके ऊपर जोर लगा रहा था ताकि वो वहाँ से बाहर निकाल सके। वो काफी जोर लगाकर उखाड़ने की कोशिश करता है, अपनी पावर्स को भी यूज कर लेता है, लेकिन अपनी पावर्स को भी यूज करते हुए उस पत्थर के अंदर से बाहर नहीं निकाल पाता, वो तलवार किसी भी हाल में बाहर नहीं निकल रही होती है। जुंजी उदास हो जाता है, कहता है मुझे लगा ही था कि मैं इसको नहीं निकाल पाऊंगा, तो वाकई मैं इसको नहीं निकाल पाया। जुंजी अभी उसी तलवार के पास ही खड़ा होता है और वहाँ पर सोच रहा था कि मैं इसको नहीं उठा पाया। उसी वक्त होंगर बाहर निकल आती है, तो होंगर बाहर निकलने के बाद कहती है ये तलवार तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है, जबकि मैं जुंजी से कहता होंगर जी तुम क्या कर रही हो। होंगर उस तलवार को पकड़ने के बाद कहती है इसकी स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे इसकी स्मेल बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है, मुझे इसे खाकर चेक करना है ये कैसी होगी। मैं जुंजी चलाकर उसे कहता होंगर ऐसा नहीं करो, होंगर ऐसा नहीं करो, कि होंगर के मुंह से तो लाल टपक रही होती है क्योंकि वो उसको देखकर बहुत ज्यादा मुंह से पानी टपका रही होती है क्योंकि उसे खाना होता है। तो मैं जुंजी से कहता है ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ना ही तुम इसको खा सकती हो, ये बहुत ही स्पेशल तलवार है। इसके साथ ही दिखाते हैं कि होंगर उसके ऊपर एक बाइट मारती है, इसी के साथ ही वो तलवार को तोड़ लेती है और जितना हिस्सा वो चू करती है उतना हिस्सा वो खा जाती है। तो कहती है ये तलवार तो वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे सारी की सारी तलवार खानी है। ये देखने के बाद हमारा जुंजी बहुत ही हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही गोल्डन क्रो वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो होंगर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है ब्रदर जुंजी तुमने मुझे बहुत ही टेस्टी खाना दिया, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। गोल्डन क्रो कहता है अब ये कौन है, ये लड़की कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रही है, ऊपर से इसने तलवार को क्यों पकड़ लिया, ये तलवार के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। तो होंगर ने उस तलवार को पकड़ा होता है, उस तलवार को उखाड़ने की कोशिश कर रही होती है, उस तलवार को निकालने लगी है। तो होंगर कहती है मुझसे ये ठीक तरह से खाई नहीं जाएगी, आधी तलवार तो जमीन के अंदर धंसी हुई है, मुझे इसे बाहर निकालना होगा। तो वो तलवार को हाथ में पकड़ती है और उसको बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट करती है। होंगर थोड़ा सा जोर लगाने के बाद उस तलवार को ग्राउंड के अंदर से बाहर निकाल लेती है। जुंजी इस बात से बहुत भी ज्यादा हैरान होता है और साथ ही गोल्डन क्रो गार्ड भी हैरान होता है। होंगर उस तलवार को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। आपको तो पता ही है पहले वो ऐसा कर चुकी है, कोई तलवार उसके हाथ में आ जाए तो जुंजी उसके हाथ से उस तलवार को बचा नहीं सकता, वो तलवार को बड़ी स्पीड से लेकर भाग जाती है, फिर उसको खा जाती है। इस बार में बिल्कुल ऐसा ही कर दिया, वो तलवार को लेकर भाग रही थी, जबकि हमारे जुंजी से कहते तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो, भागते भागते साथ में तलवार को खा भी रही हो, क्या तुम्हें पता भी तलवार कितनी ज्यादा स्पेशल है। लेकिन होंगर उस तलवार को खाते खाते उसे कहती
कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी अच्छी कमाल की तलवार दी है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छी और टेस्टी तलवार पहले कभी भी नहीं खाई। इस तलवार का जितना भी नीचे वाला हिस्सा होता है वो सारे का सारा होंगर खा जाती है। उसको खाने के बाद वो बाकी का जो हिस्सा होता है, पीछे वाला जो हैंडल होता है, वो जुंजी की तरफ फेंकती है और कहती है लो ब्रदर जुंजी, बाकी का तुम रख लो। फीनिक्स स्पिरिट कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की ने गोल्डन क्रो होली स्वर्ड को पूरी का पूरा खा लिया। आज ये लड़की है कौन, तुम्हें ये लड़की कहाँ से मिली है, मैं इस लड़की को नहीं पहचानता। मैं जुंजी उसे बताता है कि मैं जो तलवार को यूज करता हूँ ये उसी तलवार की स्वर्ड स्पिरिट है, मेरी स्वर्ड स्पिरिट है, लेकिन इसको दूसरी स्वर्ड को खाना बहुत ज्यादा पसंद है जो तलवारों को खाती है और इसके बहुत ज्यादा मजा आता है जब तलवारों को खाती है और इसकी पावर्स बढ़ती है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये होली क्रॉस गोल्डन स्वर्ड को भी खा सकती है। ये एक होली स्वर्ड थी लेकिन इसने इसको भी खा लिया। तो होंगर वहाँ पर उस तलवार को खाने के बाद उसकी पावर्स पहले से बढ़ जाती है और साथ ही उसकी बॉडी से फायर निकल रही होती है। वो पेट भर कर खाने के बाद होंगर को नींद आती है। तो होंगर हमारे जुंची से कहती है पता जुंची अब मुझे नींद आ रही है, मेरा पेट भर चुका है, मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। तो वो वहीं पर सोने के लिए चली जाती है, यानी हमारे जुंची की तलवार के अंदर वापस चली जाती है, तलवार में चेंज हो जाती है। तो हमारे जुंची तलवार की तरफ ही देख रहा होता है जबकि गोल्डन क्रो गार्ड भी यानी कि सॉरी इस गार्ड उसी तरफ ही देख रहा होता है। फिनिक्स गार्ड हमारे जुंजी से कहता है ये जो तलवार थी ये होली गोल्डन क्रो गार्ड ने अपनी सोल के साथ क्रिएट की थी, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको बर्बाद नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़की ने इसको ऐसे कैसे खा लिया। मुझे लगता है कि इसकी पावर्स अभी भी रिमेनिंग होंगी। तुम्हारे जुंजी से कहता है मुझे लगता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसी वजह से उसने तलवार को खा लिया और गोल्डन क्रो की गार्ड की जितनी पावर्स थी उन सभी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसके बाद हमारा जुंजी अपनी तलवार की तरफ आगे बढ़ता है। जब अपनी तलवार को देखता है तो उसके अंदर से गोल्डन क्रो का ऑरा निकल रहा होता है। हमारा जुंजी कहता है मेरी तलवार के अंदर से गोल्डन क्रो का ऑरा निकल रहा है, एक नॉर्मल बात है। तो वो जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर अपनी तलवार को उठाने लगता है। जुंजी जैसे जाकर अपनी तलवार को उठाता है तो वो तलवार पहले से काफी ज्यादा भारी हो चुकी होती है। हमारे जुंजी से उठाई नहीं जा रही। तुम्हारा जुंजी कहता है ये तलवार का वजन पहले से कैसे बढ़ गया। फिर साथ ही उस तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे कहता है लगता है कि मेरी तलवार के अंदर पावर्स आ गई है। वो साथ ही अपने फिफ्थ गेट को ओपन करता है। फिफ्थ गेट को ओपन करने के बाद तलवार को आसानी से उठाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और कहता है चलो देखते हैं कि इसकी पावर्स कितनी ज्यादा बड़ी है। जब वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है तो स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो स्ट्राइक के साथ ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ी दरार डाल देता है। जुंजी कहता है कि ये क्या, मेरी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, मेरी स्वर्ड की पावर्स बढ़ चुकी है। ये देखने के बाद गोल्डन क्रो गार्ड भी उसके साथ काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी स्वर्ड से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। उस लड़की ने जो कि तुम्हारी स्वर्ड की स्पिरिट है उसने उस तलवार को खा लिया, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी गोल्डन क्रो होली स्वर्ड की एनर्जी उस लड़की के अंदर आई और उससे तुम्हारी तलवार के अंदर आ गई। यहाँ पर ये कहा जाए कि तुम्हारी तलवार के साथ अब गोल्डन क्रो की होली स्वर्ड की तलवार की एनर्जी भी शामिल हो चुकी है, तो गलत नहीं होगा। जुंजी वहाँ पर अपनी तलवार को उठा लेता है। अब उसकी पावर्स पहले से बढ़ चुकी है। हमें गार्ड क्वीन हाल का दिखाया जाता है। पिछले एक एपिसोड में बताया गया था जुंजी की जो पहली वाइफ थी किंग जुई, उसकी मदर जो थी वो भी गार्ड राम से यहाँ पर आई थी। गार्ड राम का एक बहुत ही पावरफुल एम्परर था जो कि उसके साथ शादी करना चाहता था। यहाँ पर पिछले एक और एपिसोड में बताया गया था कि यहाँ पर एक दूसरा बड़ा इवेंट आने वाला है। उसी गार्ड राम का जो एम्परर है वो किसी एक और लड़की से शादी करने वाला है। उसे भी एक अनसोलिड बॉडी वाली लड़की मिल चुकी है। तो यहाँ पर जो अनसोलिड बॉडी वाली लड़की था उसी वक्त मुझे शक था कि वो हमारी किंग जुई हो सकती है, यानी हमारे जुंजी की वाइफ हो सकती है। तो ये वाकई में वही होती है। हाल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे जुंजी की पहली वाइफ किंग जुई खड़ी होती है और उसके साथ उसकी जो नौकरानी होती है वो जुंजी की तारीफें कर रही होती है। पहले वो से कहती है गार्ड्स की क्वीन, यानी कि वो किंग जुई से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो कि इसी वजह से हमारे एम्परर आपसे शादी करना चाहते हैं। नौकरानी उससे बताती है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो कंपटीशन खत्म होने वाला है। यहाँ पर गार्ड कॉन्फ्रेंस कंपटीशन की बात हो रही है। वो कहते हैं वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, जैसे वो खत्म हो जाएगा इस वक्त आपके होने वाले हस्बैंड यानी कि एम्परर वो भी जल्दी से वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है कि वो इंतजार करें कब कंपटीशन खत्म और वापस आके वो आपसे शादी कर सकें। उसी के साथ उसकी नौकरानी उससे सारी अपडेट्स दे रही होती है। वो उसे कहती है कि इस बार जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में 4 होली सांस बचे हैं। 4 होली सांस में से एक होली सान जो वो हार चुका था, उसकी जगह के ऊपर एक दूसरा होली सन आया जिसने उस बंदे को हराया था, उस होली सन को हरा दिया था और वो लोअर राम से यहाँ पर आया है। हमारे एम्परर्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, हमारे एम्परर्स की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो किंग जुई से कहती है जिन जुई मुझे बताओ कि उस बंदे का नाम क्या है। तुमने कहा कि वो लड़का सॉन्ग स्नो राम से यानी कि ग्लोर राम से है, उसका नाम बता सकती हो। उसकी नौकरानियों से कहती है हाँ मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं है, हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे लगता है कि उसका नाम शायद जुंची के नाम से था। तो किंग जुई जैसे उसका नाम सुनती है उसी वक्त उसके ज़हन में उसका अपना जुंची आ जाता है, यानी कि जाओ जुंची जो कि उसका हस्बैंड था। वो उसे याद करने के बाद वहाँ पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और साथ ही रोना शुरू कर देती है। नौकरानियों से कहती है योर मैजेस्टी आपको क्या हुआ, मैडम क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ। तो उसकी मैडम से कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुमने जहाँ पर नाम लिया तो मुझे एक दोस्त याद आ गया, मुझे जुंची के नाम से अपना एक दोस्त याद आ गया, इसी वजह से मुझे एक झटका लगा है। नौकरानी उसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रही होती है, क्या वाकई में इसके पास भी कोई जुंची नाम का कोई दोस्त है। नेक्स्ट सीन में फिर से बैटल कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग बैटल देखने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि सेमीफाइनल स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहला सेमीफाइनल जो होता है वो हमारे जुंची के दरमियान में होने वाला है। जुंची और दूसरी साइड के ऊपर जुन जीली होगी, इन दोनों में पहला सेमीफाइनल होगा। तो मास्टर चूही वहाँ पर पहुंच जाते
जाते हैं, सभी लोगों से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने 8वें मैच को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सेमीफाइनल होगा। जुनजी और जुनजीली यहाँ पर आ जाओ। सोंग स्नो नाम के जो ग्रेट एल्डर होते हैं, ग्रेट एल्डर हमारे जुनजी को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं जुनजी अभी तक वापस नहीं आया। जुनजी गॉड बर्गल हेल में गया था और वहाँ पर से कुछ पावर्स लेने के लिए गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। बहुत ज्यादा खतरनाक है, कहीं जुनजी के साथ वहाँ पर कुछ बुरा ना हो जाए और हम लोग इस कंपटीशन से बाहर। तुम यहाँ पर इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कंप्लीट करके 9th लेवल तक पहुंच जाओगे। तुमने अपनी कल्टिवेशन को वापस से आगे बढ़ा लिया है। मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है जुनजी ये बात तो ठीक है कि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी भी जुनजीली से बहुत ज्यादा दूर हो, क्योंकि उसकी कल्टिवेशन तुमसे ज्यादा है और ऊपर से वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत भी करती है। मुझे लगता है कि इस बार वो पूरी नफरत तुम्हारे ऊपर उतारने वाली है, सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारेगी। तुम्हें बहुत ज्यादा बी केयरफुल रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ स्वर्ड मास्टर को दिखाते हैं। स्वर्ड मास्टर अपनी स्टूडेंट से कह रहे हैं, जुनजीली से कहते हैं जीली मैं चाहता हूँ कि फाइट से पहले तुम मुझसे 2 बातों का वादा करोगी, 2 बातें वादा करो, उसके बाद तुम फाइट करने के लिए जा सकती हो। तो वो उनसे कहते हैं ठीक है मास्टर, आप बताएं कि वो 2 बातें कौन सी होने वाली हैं। मास्टर से कहते हैं पहली बात यह है कि अपने ओपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, यानी कि उसको भी अपने जितना ही पावरफुल समझना तभी उसे फाइट करना। जुनजीली से कहते हैं ठीक है मास्टर, ये बात तो ठीक होगी। मास्टर से कहते हैं और दूसरी बात, तुम्हें वहाँ पर एक फेयर फाइट करनी है, यानी फाइट करके उसको हराना है, उसके ऊपर डेलिबरेटली अटैक नहीं करना है, यानी कि तुम उसे बदला लेना चाहती हो। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम उसे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि मैच में हराने के लिए जा रही हो। जुनजीली से कहती है ठीक है मास्टर, जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं दोनों बातों का ध्यान रखूंगी और बड़ी स्पीड से उड़ती हुई अरीना में चली जाती है। जबकि स्वर्ड मास्टर सोच रहे होते हैं इस बच्ची का मैं क्या करूं, पता नहीं ये मेरी बात मानेगी या नहीं। तुम्हारा जुनजी और जुनजीली दोनों आमने सामने होते हैं। इसी के साथ ही मास्टर चूहे उन लोगों से कहते हैं तुम लोग फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही फाइट को स्टार्ट करने का कहा जाता है, दोनों ही अपनी अपनी तलवारें लेकर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों की तलवारें एक दूसरे की तलवारों के साथ टकराती हैं। जुनजीली के पास हैवी तलवार होती है, तो हमारे जुनजी की तलवार भी अब हैवी हो चुकी है। दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं और दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे होते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं जुनजीली ने अभी भी वहाँ पर अपनी स्वर्ड इंटेंशन को रिलीज किया है, क्या हमारा जुनजी वहाँ पर उसके सामने टिक पाएगा, क्या जुनजी के पास भी स्वर्ड इंटेंशन है या नहीं। तो मास्टर मो बिंगजान से कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूँ जुनजी बिल्कुल ठीक रहेगा। मो बिंगजान चिल्लाकर कहती है जुनजी प्लीज अपना ध्यान रखो कि वो अपनी स्वर्ड इंटेंशन को रिलीज कर रही है। तो जैसे ही वो अपनी स्वर्ड इंटेंशन को रिलीज करती है तो हमारा जुनजी भी उसके ऊपर प्रेशर डालता है। हमारा जुनजी उसके ऊपर जब दबाव डालता है तो जुनजीली पीछे की तरफ गिर जाती है। वो उड़ती हुई काफी दूर जाकर गिरती है और देखने वाले इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, लड़का हमने जिसे अंडर एस्टिमेट किया था ये लड़का जुनजीली को पीछे की तरफ गिरा सकता है, ये वाकई में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है। एल्डर भी कहते हैं हम इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि जुनजी ने अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, कहीं हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे। जुनजी पीछे की तरफ गिर गई जिसने चंगशंग के सामने इतना कमाल का मुकाबला किया था। जबकि मास्टर कैंग शीटियांग कहते हैं मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि हर बार कोई ना कोई सरप्राइज लेकर आता है और इस बार तो देखो इसने जुनजीली को पीछे की तरफ गिरा दिया है। उसके साथ जो ब्राह्मण एम्परर बैठे होते हैं वो उसे कहते हैं क्या तुमने इसकी तलवार को नोटिस किया, पहले तो इसकी तलवार के अंदर से इस तरह का ऑरा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, लगता है कि इसकी तलवार अपग्रेड हुई है। तो बुड्ढा एम्परर मास्टर उन लोगों से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी नोटिस किया है कि इसकी तलवार की एनर्जी पहले से कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुकी है। मुझे लगता है कि जुनजीली ने इसको काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, उसे नहीं पता था कि इसकी तलवार की एनर्जी पहले से बढ़ चुकी है, इसी वजह से वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर गई है। हमारा जुनजी जब जुनजीली के ऊपर अटैक करने के बाद वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है। जुनजीली उठती है और उठने के बाद जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करती है। ऊपर की तरफ जंप करने के साथ ही वो अपनी स्वर्ड डोमेन को एक्टिवेट करती है। ये उसकी स्वर्ड डोमेन यानी स्पेशल पावर होती है, वो अपनी फील्ड पावर को एक्टिवेट कर लेती है। तो मो बिंगजान कहती है इस लड़की ने तो अपनी वूजिन स्वर्ड डोमेन को एक्टिवेट कर लिया है, क्या हमारा जुनजी उसकी वूजिन स्वर्ड डोमेन के अंदर ठीक रह पाएगा या नहीं। क्योंकि मीजिन के फादर कहते हैं इस लड़की ने जहाँ पर अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर लिया, इसका मतलब यह है कि ये लड़की कभी भी इस लड़के को नहीं छोड़ने वाली है, इसको हरा कर रहेगी। इसी वजह से अब वो फाइट में सीरियस हो रही है। पहले उसने इसको अंडर एस्टिमेट किया लेकिन अब वो सीरियस हो रही है। मीजिन अपने ब्रदर जुनजी के लिए वहाँ पर परेशान हो रही होती है और कहती है क्या मेरा ब्रदर जुनजी स्वर्ड डोमेन के अंदर अपने आप को ठीक रख पाएगा या नहीं। ब्रदर पोइजन भी बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। तो हमारा जुनजी ऊपर की तरफ देखता है, जब जुनजी ऊपर अपनी डोमेन को एक्टिवेट करने के बाद ऊपर से अपनी पावर्स को रिलीज करती है, हमारे जुनजी के ऊपर अटैक करती है। हमारा जुनजी फिर से उसकी स्वर्ड इंटेंशन को अपनी तलवार के साथ ब्लॉक कर रहा था। ऊपर से बहुत सारी स्ट्राइक्स नीचे की तरफ गिरती है, ये सभी की सभी स्ट्राइक्स होती है ब्लेड की तरह नीचे की तरफ गिर रही होती है। जुनजी अपनी तलवार के साथ उनको ब्लॉक कर रहा था, वो सभी स्ट्राइक ग्राउंड के ऊपर गिरती है, वहाँ पर धमाका आता है, काफी सारी आग निकलती है। यहीं पर ब्रदर लेंगचुआन को भी दिखाते हैं। ब्रदर लेंगचुआन कहता है ये वूजिन स्वर्ड डोमेन है। वूजिन स्वर्ड डोमेन के अंदर तो लू चेंगशेंग वो भी जख्मी हो गया था क्योंकि इसने उसके ऊपर भी इसी फॉर्मेशन को यूज करते हुए अटैक किया था। ब्रदर जुनजी उसके सामने टिक पाएगा या नहीं। तो उसके फादर उसे कहते हैं बेटा तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है ऊपर जो एम्परर्स बैठे हुए हैं वो सारे के सारे बहुत ही पावरफुल एम्परर्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी इस लड़के का फ्यूचर माप सकता है, यानी किसी को नहीं पता कि ये लड़का आगे क्या करने वाला है। लेंगचुआन अपने फादर से कहता है फादर ये बात तो ठीक है कि ब्रदर जुनजी वहाँ पर उसके टैक्स को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन वो अभी भी उसकी वूजिन स्वर्ड डोमेन के अंदर ट्रैप है, क्या वो उसके अंदर ट्रैप रहते हुए अपने आप को बचा पाएगा कि उस फील्ड के अंदर वो जहाँ से चाहे उसके ऊपर अटैक कर सकती है, बिल्कुल मेरी फील्ड की तरह। उसके फादर उसे कहते हैं लगता है कि तुम जुनजी के साथ अपनी फाइट को भूल चुकी हो, क्या तुम उसके फैंटम गार्ड्स को भूल चुके हो, उसके
फैंटम गार्ड इस शील्ड को बड़ी आसानी से तोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ फायर का सीन दिखाते हैं। वो उसे स्वॉर्ड डोमेन के अंदर हमारा शुंची आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ पर फायर होती है। सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शुंची वहाँ पर उसकी डोमेन को तोड़ देता है। सभी देखने वाले कहते हैं ऐसा कैसे हुआ, इस लड़के ने उसकी डोमेन को तोड़ कैसे दिया। वहाँ से वो सभी लोग अब और भी ज्यादा हैरान हो देते हैं और कहते हैं हमें तो समझ नहीं आ रही कि एक लड़का जो कि लॉर्ड राम से और ऊपर से उसकी कल्टीवेशन भी डिवाइन ट्राइबुलेशन राम के 9th लेवल पर है, उसने इतनी आसानी के साथ वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ दिया। तुम्हारा शुंची उसकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद जब नीचे उतरता है तो इसी के साथ ही जून जीली फिर से ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। जून जीली तो हमारे शुंची के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही। तो जून जीली ऊपर से नीचे गिरने के बाद हमारे शुंची को गालियां दे रही होती है, जबकि हमारा शुंची उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, लगता है कि तुम्हारी सारी की सारी एरोगेंस निकल चुकी है। हमारा शुंची उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे गालियां दे रही हो, ये गालियां तुम्हें पढ़नी चाहिए जब तुमने हु पूजन के साथ फायर की थी, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, इसी वजह से तुमने जानबूझकर उसका बुरी तरह से जख्मी किया, उसका हौसला तोड़ दिया था। तुम्हें पता था कि तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुमने उसे इतनी बुरी तरह से हराया कि सभी लोगों के सामने उसके इंसल्ट हो गई। ये बात भी यहाँ पर गलत नहीं है कि मैं भी अपने ब्रदर का बदला लेना चाहता हूँ और मैं इसी तरह तुम्हें यहाँ पर इंसल्टेड करूंगा जिस तरह तुमने मेरे ब्रदर के साथ किया था। हमारा शुंची उसे कहता है ब्रदर पोज ने तुम्हारे ऊपर गोल्डन क्रो फ्लेम्स के साथ अटैक किया था, लेकिन तुमने उसकी फ्लेम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही तुमने कहा था कि तुम्हारी गोल्डन क्रो की जो फ्लेम्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि तुम्हारी तलवारबाजी ये बुलशिट है, ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास जो तलवारबाजी है जो मेरे सामने वैसा भी नहीं टिक पा रही। जीली को उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है। जून जीली उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा करती है तो इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। वो वाला लास्ट वाला अटैक है जो उसने लू चेंगशेंग के ऊपर अटैक किया था। ये इस वाली स्पेशल फॉर्मेशन का नाम जैनजिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन होता है। तो उस जैनजिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। वहाँ पर आसपास बहुत सारी तलवारें निकल आती है। जैसे वो जैनजिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रही होती है, वक्त तुम्हारा जुनची उसके ऊपर अटैक करने के बाद आगे गुजर जाता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो जुन जीली के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। देखने वाले कहते हैं जुन जीली के हाथ से उसकी तलवार गिर चुकी है, उसके हाथ से उसकी तलवार निकल गई। वो फॉर्मेशन को कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी कि हमारे जुनची ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि एक स्वॉर्ड मास्टर के लिए उसकी तलवार उसकी जिंदगी तरह होती है। अगर उसके हाथ से उसकी तलवार निकल गई तो इससे अच्छा यह है कि वो अपनी जान दे दे, मरना बेहतर है तलवार अपने हाथ से गंवाने से। जुन जीली हमारे जुनची के अटैक की वजह से फिर से ग्राउंड के ऊपर गिरती है और लुढ़कती हुई अपनी तलवार की तरफ आगे बढ़ती है ताकि अपनी तलवार को उठा सके, जबकि हमारा जुनची अपनी तलवार को उसकी तरफ करते हुए कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, चलो जल्दी से सरेंडर कर दो। तुम यहाँ पर सरेंडर करते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर फिर से उठकर खड़ी हो जाती हो तो उसके बाद जो तुम्हें हार मिलेगी वो बहुत ही बुरी होने वाली है। हमारा जुनची से कहता है क्या तुम्हें याद है जब हम लोग कंपटीशन के लिए आ रहे थे तब मेरी मास्टर ने तुम्हें एक सबक सिखाया था। मेरी मास्टर ने तुम्हें कहा था कि वो लोग जो दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं हमेशा एंड के ऊपर खुद भी बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड होते हैं। ये बात कभी मत सोचना कि तुम एक लड़की हो तो मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मेरे ब्रदर पोज उनको शर्मिंदा किया था तो मैं जहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाला हूँ। जुन जीली जो कि ग्राउंड के ऊपर पड़ी होती है वो हमारे जुनची की बात सुनने के बाद याद कर दिया कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले जब ये लोग यहाँ पर आ रहे थे उस वक्त हमारे जुनची के मास्टर ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा था और उसके बाद उसकी मास्टर ने उसे कहा था कि जुनची से माफी मांगो। बातें सुनने के बाद और भी गुस्सा आ जाती है और अपनी तलवार उठाकर खड़ी हो जाती है और कहती है जुनची मैं फाइट कर सकती हूँ। तुम्हारा जुनची से कहता है क्या तुम अभी मुझसे फाइट करना चाहती हो, लगता है कि तुम अभी भी सरेंडर नहीं करोगी, इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से बहुत ही बुरी तरह से हारना है। जुन जीली से कहती है मैं तुम्हारे जैसे एक इंसान से कैसे हार सकती हूँ जिसकी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा लो है, मैं तुमसे जरूर जीतूंगी। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उसकी तलवार का कलर भी चेंज हो चुका होता है, उसका साइज छोटा होता है, साथ ही उसकी तलवार का कलर चेंज हो जाता है। जैसे वो अपनी तलवार के ऊपर हाथ डालती है उसे निकालने लगती है तो उसी वक्त उसके मास्टर जो होते हैं बाहर से चिल्लाकर उसे कहते हैं, तो उसके मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है बेटा ऐसा मत करना, तुम अपने ब्लड एसेंस को यूज नहीं कर सकती, तुम्हें कहा था कि ये वाली टेक्निक फॉरबिडन है, तुम इसको यूज नहीं कर सकती, अपने मास्टर की बात मानो और प्लीज रुक जाओ। जुन जीली अपने मास्टर से कहती है नहीं मास्टर मैं यहाँ पर ह्यूमिलिएट होने की बजाय अपनी जान देना पसंद करूंगी और साथ ही रोना शुरू कर देती है। वो अपनी तलवार को निकालती है, वो अपने ब्लड एसेंस को यूज करती है, अपनी तलवार को निकालती है तो इस बार वो अपनी ब्लड एसेंस के 30% को यूज करती है ताकि वो अपनी तलवार के अंदर अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सके। रोते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर अपने आप को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती, मुझे इस लड़के को हराना है। तो आपको पता है कि जब भी कोई अपनी ब्लड एसेंस की पावर को यूज करता है तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन असल में ब्लड एसेंस को यूज करने की वजह से खुद भी मर सकते हैं।